नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है फैंटेसी नॉवल ऑडियो बुक में। आज हम लेकर आए हैं एक रोमांचक और रहस्यमयी कहानी जो आपको कल्पना की एक नई दुनिया में ले जाएगी। शुरू करने से पहले एक महत्वपूर्ण सूचना। इस कहानी के सभी पात्र, स्थान, घटनाएं और नाम पूर्णतः काल्पनिक हैं। इनका किसी वास्तविक व्यक्ति, स्थान या घटना से कोई संबंध नहीं है। यदि कोई समानता पाई जाती है तो वह मात्र संयोग होगी। तो बिना किसी देरी के आइए शुरू करते हैं आज की शानदार कहानी। मैंने तुमसे कहा था कि जल्दी करो और मुझे मार डालो, लेकिन फिर भी तुम्हारी हिम्मत नहीं हुई। तुम किस तरह के संप्रदाय के मुखिया हो? लिन फैंग ने ताना मारते हुए कहा। फिर वह मुड़ा और अपनी तलवार से एक चालाक अजगर का सिर काट डाला। उसकी तलवार बेहद तेज और सटीक थी। लिन फैंग के चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान थी, जिसे देखकर ही चोन हमला करने से और भी हिचकिचाने लगा। हैरानी की बात यह थी कि वह पहले ही लिन फैंग की बातों पर यकीन कर चुका था और जल्दबाजी में कोई कदम नहीं उठाना चाहता था। मो शी भी जोखिम लेने की हिम्मत नहीं कर रहा था, इसलिए दोनों बड़े बुजुर्ग अपनी जगह पर जमे खड़े थे, हिल भी नहीं रहे थे। पिछली बार जब उसने लिन फैंग पर हमला किया था तो उस दुष्ट साये ने उसकी रक्षा की थी और मोशी को बुरी तरह डरा दिया था। उस साये के बारे में सोचते ही उसकी रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ जाती थी। यह मोशी के लिए एक गहरा मनोवैज्ञानिक आघात था। भयंकर जानवरों का सैलाब और भी तीव्र होता जा रहा था। साथ ही लड़ाई में शामिल होने वाले शिष्यों की संख्या भी बढ़ती जा रही थी। उनमें से प्रत्येक दूसरे से अधिक क्रूर प्रतीत हो रहा था और भयंकर जानवरों के उस समूह में घुस रहा था जो वास्तव में खून के प्यासे जानवरों की तरह लग रहे थे। लियू फी भी आ चुकी थी। उसने देखा कि लिन फैंग इन सभी खूंखार जानवरों के बीच में था और उन्हें मारना उसके लिए आसान लग रहा था। उसकी तलवार खून से लथपथ थी और उसके पैरों के नीचे खून की नदियां बह रही थीं। लिन फैंग अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल नहीं कर रहा था, इसलिए यह कहना मुश्किल था कि वह लिंची स्तर पर था। वह 9वें ची स्तर की शक्ति का उपयोग करके आने वाले खूंखार जानवरों को मार रहा था। फिर भी उसकी तलवार की हर चाल सटीक, शक्तिशाली, कुशल और तेज थी। उसकी तलवारबाजी एक अलग ही स्तर पर थी। लिन फैंग तलवार चलाते समय पूर्ण रूप से नियंत्रण में था और उसकी हर हरकत एकदम सटीक थी। वह फुर्तीला, सटीक और शक्तिशाली था। लोग उसकी शक्ति का अंदाजा तो नहीं लगा पाते थे, लेकिन वे जानते थे कि वह कितना बलवान होगा। ये कमीना फिर आ गया, लियू फी ने मन ही मन लिन फैंग को कोसते हुए कहा। उसने अपनी पीठ से धनुष और बाण निकाले और तुरंत उस खूंखार जानवर की खोपड़ी में बाण चला दिया जिसे लिन फैंग मारने ही वाला था। लिन फैंग ने पीछे मुड़कर देखा तो लियू फी की बर्फीली ठंडी आंखें उसे घूर रही थीं। उसने दोस्ताना अंदाज में मुस्कुराते हुए उस खूंखार जानवर को मारने की उसकी हरकतों को नजरअंदाज कर दिया। उसे यकीन था कि उनका हिसाब चुकता हो चुका है। एक अत्यंत शक्तिशाली और खूंखार जानवर आ रहा है। कई लोग उस भयंकर जानवर को देखकर डर के मारे पीछे हटने लगे जो उनकी ओर बढ़ रहा था। दूर आसमान में घना काला कोहरा छा रहा था और धीरे धीरे पास आ रहा था। भीड़ को बस कोहरे को आगे बढ़ते हुए और पेड़ों को टुकड़े टुकड़े होकर उड़ते हुए दिखाई दे रहा था। कितना डरावना! भीड़ अभी भी पीछे हट रही थी। ऐसी भयानक शक्ति कम से कम लिंग स्तर के खूंखार जानवरों के बराबर ही होगी। अगर कोई साधारण शिष्य उसे मारने की कोशिश करता तो उसकी निश्चित मृत्यु हो जाती। जब लिन फैंग ने देखा कि एक शक्तिशाली और खूंखार जानवर उसकी ओर आ रहा है तो वह भी पीछे हटने लगा। उसे विश्वास नहीं था कि वह इतने शक्तिशाली और खूंखार जानवर को आसानी से मार पाएगा। उस क्षण तक उसने केवल निम्न स्तर के जानवरों को ही मारा था और लिंग स्तर के किसी खूंखार जानवर से कभी युद्ध नहीं किया था। लिन फैंग पीछे हटता ही रहा कि अचानक एक जबरदस्त बल उसके शरीर पर आ गिरा। उस बल ने उसके शरीर को पूरी तरह कर दिया और उसे आगे की ओर धकेलने लगा, जिससे वह पीछे नहीं हट पा रहा था। जानवर! लिन फैंग ने पीछे खड़े मो शी की ओर गुस्से से चिल्लाते हुए कहा। उसे यह पूछने की जरूरत नहीं थी कि उसके साथ ऐसा कौन कर रहा है। ये स्पष्ट था कि केवल एल्डमो शी ही ऐसा कर सकते थे, खासकर इतनी ताकत के साथ। उसने उन पर हमला करने की हिम्मत नहीं की, इसलिए उसने उन्हें खतरे से भागने से रोक दिया। मो शी ने लिन फैंग के अपमानों पर कोई ध्यान नहीं दिया। उसके चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान थी। उस निकम्मे साधारण शिष्य ने उसे कई बार अपमानित किया था, उसकी पूरी बेइज्जती हो चुकी थी। लेकिन धीरे धीरे उसे लगने लगा कि लिन फैंग का साथ देने वाली परछाई के बारे में उसका अनुमान गलत था। ये कैसे संभव था कि उस परछाई की शक्ति हमेशा लिन फैंग के साथ रहती थी? इसके अलावा उसने अभी अभी चारों ओर ध्यान से देखा था और उसे कोई परछाई दिखाई नहीं दी थी। उसने फैसला कर लिया था कि अगर उसे कुछ करना है तो यही सबसे अच्छा मौका है। बेशक मो शी को पूरी तरह यकीन नहीं था कि परछाई उस इलाके में नहीं है, इसलिए उसने लिन फैंग को नुकसान पहुंचाने के लिए चालाकी भरे और अप्रत्यक्ष तरीके अपनाए थे। वह उस हिंसक जानवर से लिन फैंग को मरवाना चाहता था। वह अत्यंत शक्तिशाली और खूंखार जानवर करीब आ रहा था और ऐसा लग रहा था मानो उसके हर कदम पर भूकंप आ रहा हो। भीड़ को केवल हवा में फैली एक काली धुंध दिखाई दे रही थी। उस काली धुंध के चारों ओर अत्यंत शक्तिशाली और खूंखार जंगली जानवरों का एक बड़ा समूह था। उनमें से प्रत्येक से इतनी प्रबल ऊर्जा निकल रही थी कि उन्हें देखने वाले शिष्यों के दिल जोर से धड़कने लगे थे। वह मर चुका है। एल्डमो शी ने जानबूझकर उसे ऐसी स्थिति में डाला है। उसका तो काम तमाम हो गया। सभी लोग पीछे भाग रहे थे और उन्होंने देखा कि लिन फैंग अकेला था जो पीछे हटने में असमर्थ था। मो शी भी भीड़ से दूर खड़ा था और मजबूती से लिन फैंग के पीछे खड़ा था। भीड़ को स्पष्ट रूप से समझ आ गया था कि क्या हो रहा है। वे लिन फैंग की मूर्खता पर उसका उपहास करने से खुद को रोक नहीं पाए। उन्हें असल स्थिति समझ नहीं आ रही थी। संप्रदाय के एक वरिष्ठ का अपमान करने का यही परिणाम था। वह खूंखार जानवर बेहद ताकतवर है। अगर तुमने मुझे उससे लड़ने के लिए मजबूर किया तो मैं पल भर में मर जाऊंगा, लिन फैंग ने गुस्से में चिल्लाते हुए कहा। वह वापस जाना चाहता था लेकिन मो शी ने उसे रोक दिया था। छी, लगता है इस बार छाया आत्मा उसके साथ नहीं है। मो शी ने मन ही मन क्रूरता से सोचा।
फिर उसने जोर से कहा, बड़े युद्ध से पहले दूसरों को छोड़कर भाग जाना, ये शिष्य यून हाई संप्रदाय के लिए कलंक है। जब मोशी ने अपनी बात समाप्त की तो अचानक उसके शरीर से एक अत्यंत मोटी लता निकली और अविश्वसनीय गति से लिन फैंग की ओर झपटी। लिन फैंग का शरीर उस बल के दबाव से जल रहा था जो उसे जकड़ रहा था, और पलक झपकते ही घनी लताओं ने उसे जकड़ लिया। ये लताएं अत्यंत तेजी से फैली हुई थी और देखने में किसी सांप जैसी लग रही थी। उस क्षण लिन फैंग हिलने डुलने में पूरी तरह असमर्थ था। आत्मा, यह उसकी आत्मा है। मोशी के पास बोआ वाइन की आत्मा है। भीड़ आश्चर्य की गर्जना से कांप रही थी। ऐसा लग रहा था मानो मोशी यह सुनिश्चित करने पर तुला हुआ था कि लिन फैंग उस मौत के जाल में फंसकर मर जाए। अगर कोई साधारण शिष्य संप्रदाय के किसी वरिष्ठ से भिड़ने की हिम्मत करता तो उसका अंत निश्चित था। हालांकि कुछ लोग ऐसे भी थे जो इस बात से सहमत नहीं थे। उनका मानना था कि एक साधारण शिष्य को जान से मारने की कोशिश करना उचित नहीं था, खासकर तब जब हत्या का प्रयास करने वाला संप्रदाय का एक शक्तिशाली बुजुर्ग हो। उनका मानना था कि मोशी का ऐसा करना बेहद शर्मनाक था, लेकिन कोई भी कुछ कहने की हिम्मत नहीं करता था। भला मोशी को उकसाने की हिम्मत कौन करता? लिन फैंग गुस्से से दहाड़ा। उसकी तलवार चमक रही थी, लेकिन उसके शरीर के बाकी हिस्सों की तरह ही वह भी घनी बोआलता आत्मा से जकड़ी हुई थी। वह हिल भी नहीं पा रहा था। हालांकि लिन फैंग एक असाधारण प्रतिभावान व्यक्ति था और निश्चित रूप से अपने स्तर के या उससे कहीं अधिक उच्च स्तर के साधकों को आसानी से हरा सकता था, फिर भी वह यूनहाई संप्रदाय के एक वरिष्ठ सदस्य मोशी को हराने में असमर्थ रहा। दोनों के बीच का अंतर बहुत बड़ा था। उस क्षण लिन फैंग शक्तिहीन था। किसी वरिष्ठ व्यक्ति द्वारा शिष्य को धमकाना वाकई सराहनीय है। तुम सचमुच बेशर्म हो। उसी क्षण एक बर्फीली ठंडी आवाज सुनाई दी। भीड़ में मौजूद हर कोई आश्चर्यचकित और स्तब्ध रह गया। हैरानी की बात यह थी कि वह आवाज लियूफी की थी, खूबसूरत लियूफी, जिसे संप्रदाय के अनगिनत शिष्य पाना चाहते थे। मोशी ने भौहें चढ़ाकर लियूफेई की ओर देखा। वह आह भर रहा था, लेकिन लियूफेई पर हमला करने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। वह लियूफेई की हैसियत और पृष्ठभूमि जानता था। मजे की बात यह थी कि मोशी के पिता मो कांगलैन का नाम भी लियूफेई के पिता लियू कांगलैन जैसा ही था, लेकिन लियू कांगलैन जाहिर तौर पर मो कांगलैन से कहीं ज्यादा लोकप्रिय और मशहूर थे। यूनहाई संप्रदाय में हर कोई लियू कांगलैन की कहानियां जानता था। मोशी के पिता तो उनके सामने फीके पड़ जाते थे। धनुष चलाने में माहिर लियू कांगलैन और संप्रदाय के मुखिया नानगोंग लिंग युवावस्था में बेहद अभिमानी लेकिन लोकप्रिय थे। वे संप्रदाय के अपने साथी शिष्यों का बहुत ख्याल रखते थे। वे दोनों संप्रदाय के सर्वश्रेष्ठ साधक थे, प्रतिभावान थे। उनकी मित्रता भी बहुत गहरी और सच्ची थी। वे सचमुच भाइयों की तरह थे। लियूफी ने अपनी आत्मा को मुक्त किया और अपनी पीठ से अपना चांदी का धनुष उठाया। उसने अपनी आत्मा के 3 तीरों के अतिरिक्त 3 तीर तैयार किए और बोआ वाइन स्पिरिट पर निशाना साधा। लियू कांगलैन बेहद ताकतवर थी। लियूफी अपने पिता की ताकत और शक्ति से ईर्ष्या करती थी। हालांकि वह लिन फैंग से बेहद नफरत करती थी, लेकिन उसके सामने जो कुछ हो रहा था उसे वह सहन नहीं कर पा रही थी। मोशी एक बहुत ही छोटा, निर्लज और घिनौना इंसान था। लियूफी को पता नहीं था कि उस हमले का कोई फायदा होगा या नहीं, फिर भी उसने कोशिश की। पहले की तरह बोआ वाइन स्पिरिट बिल्कुल भी नहीं हिली। लिन फैंग एक पल के लिए मुस्कुराया। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि उसके जीवन के अंतिम क्षणों में लियूफी ही उसकी मदद करने की कोशिश करेगी। मैंने बेवजह जोखिम उठाए, मैं बहुत लापरवाह था, ये मेरी गलती है, लिन फैंग उदास मन से सोचने लगा। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि उसकी मुलाकात मोशी से होगी, और उससे भी कम उसने ये उम्मीद की थी कि मोशी इतना घिनौना और निर्मम काम करेगा। इसके अलावा उस समय मोशी उससे कहीं अधिक शक्तिशाली था, इसलिए कोई उसकी मदद नहीं कर रहा था। लियूफी अपवाद थी, लेकिन वह इतनी शक्तिशाली नहीं थी। उसने मदद करने की कोशिश की, लेकिन व्यर्थ। ररा, ये कितना शक्तिशाली है, यह जरूर कोई काल्पनिक दानव होगा। ये कम से कम 7वें स्तर का है। मोशी उस भयानक शक्ति को अपने करीब आते हुए महसूस कर सकता था। वह दानव 7वें लिंग स्तर का था, जिसका अर्थ था कि उसमें 7वें लिंग ची स्तर के साधक के बराबर शक्ति थी। ये शक्ति उसकी एक खूंखार जानवर के रूप में स्वाभाविक शक्ति के साथ मिलकर उसे 7वें लिंग ची स्तर के साधक से भी अधिक शक्तिशाली बनाती थी। साधकों को बुनियादी शक्ति प्राप्त करने के लिए अभ्यास करना पड़ता है, जबकि जानवरों में जन्मजात शक्ति होती है जो उनके स्तर में जुड़ जाती है। मोशी लिन फैंग को देख रहा था और उसकी मृत्यु देखने के लिए उत्सुक था। मोशी, कमीने, एक बेहद तेज आवाज गूंजी, मानो हवा में गड़गड़ाहट कर रही हो। आवाज देने वाला कहीं नजर नहीं आ रहा था। मोशी के चेहरे पर तुरंत अविश्वास के भाव उभर आए। उसकी बोआ वाइन आत्मा ने अचानक लिन फैंग को छोड़ दिया और आश्चर्यजनक रूप से भयंकर जानवरों के समूह की ओर बढ़ गई। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? इतनी तेज आवाज गूंजी की जमीन कांप उठी। उस बेहद हिंसक और गुस्से भरी चीख ने पूरी भीड़ को दहला दिया। सब यह अंदाजा लगाने की कोशिश कर रहे थे कि यह आवाज किसकी है और इस संप्रदाय में इतना शक्तिशाली कौन हो सकता है। ऊपर आकाश में एक उड़ता हुआ सारस प्रकट हुआ और फिर एक तेज रोशनी में बदल गया। उसकी रोशनी इतनी चकाचौंध भरी थी कि सूर्य की रोशनी भी उसके सामने फीकी पड़ गई। रोशनी ने तुरंत ही खूंखार जानवरों पर हमला करना शुरू कर दिया। ऐसा लग रहा था मानो इन खूंखार जानवरों को आभास हो गया हो कि आने वाला व्यक्ति अत्यंत शक्तिशाली है। वे सब हिनहिनाने, दहाड़ने और अन्य तरह की आवाजें निकालने लगे, लेकिन उस काल्पनिक दानव पर इसका कोई खास असर नहीं हुआ। लिन फैंग उस काले कोहरे में समा जाने ही वाला था कि तभी वह काल्पनिक दानव अचानक लुढ़क कर दूर चला गया, मानो वह अचानक भागने की कोशिश कर रहा हो। लिंग स्तर के भयंकर जीव न केवल स्वर्ग और पृथ्वी की ऊर्जा को अवशोषित करने में सक्षम थे, बल्कि वे अत्यंत बुद्धिमान भी थे। वे शक्तिशाली ऊर्जाओं के साथ साथ बलों को भी महसूस कर सकते थे। ऐसा प्रतीत होता था कि काल्पनिक दानव सारस से निकलने वाली शक्ति और ऊर्जा से प्रभावित हो गया था, जिसके कारण वह भागने की कोशिश कर रहा था। सारस के पंखों से एक चमकदार और चकाचौंध भरी चांदी जैसी रोशनी निकलने लगी।
फिर वह तुरंत खूंखार जानवरों की भीड़ के बीच से उड़ गया और अचानक ऐसा लगा जैसे पहाड़ से खून की नदी बह रही हो। इन भयानक रूप से बलवान और शक्तिशाली खूंखार जानवरों को उस रहस्यमय व्यक्ति ने आश्चर्यजनक रूप से पराजित कर दिया था। सारस की आत्मा का स्वामी अत्यंत शक्तिशाली था। उसकी शक्ति का सटीक आकलन करना असंभव था। इन सभी भयंकर जंगली जानवरों के नष्ट होने के बाद उस काल्पनिक दानव का काला कोहरा वातावरण में फैलने लगा और धीरे धीरे राख में बदल गया। लिन फैंग गायब हो गया था। काल्पनिक दानव, जैसा कि उम्मीद थी, इसकी शक्ति अविश्वसनीय है। भीड़ में मौजूद कुछ लोग उस काल्पनिक दानव को देखते हुए सोच रहे थे। वह कई छोटे छोटे काल्पनिक दानवों में बदल रहा था। उसका कोई वास्तविक शरीर नहीं था। भले ही आप उस काल्पनिक दानव से अधिक शक्तिशाली हो, फिर भी उसे पकड़ना बहुत मुश्किल था। अचानक सारस के पंख बहुत तेजी से हिलने लगे, जिससे एक भयंकर तूफान आ गया। भीड़ में मौजूद सभी लोग दबाव के कारण जमीन पर गिरने लगे। इसके तुरंत बाद सारस उड़ गया और गायब हो गया। पीछे जमीन पर ढेर सारे मृत खूंखार जानवर पड़े हुए छोड़ गया। कितना शक्तिशाली! सब लोग अवाक रह गए। कुछ समय पहले ही यूनहाई संप्रदाय में आए चू झानपेंग भी उड़ने में सक्षम थे और उनके पास पौराणिक रोक आत्मा थी। हालांकि उनके पास समान कौशल थे और वे भी अत्यंत शक्तिशाली थे, फिर भी इस सारस आत्मा की तुलना में चू झानपेंग कमजोर थे। पौराणिक रोक और सारस के बीच लड़ाई में पौराणिक रोक एक भी वार सहन नहीं कर पाएगा। वहां मौजूद अधिकांश लोगों ने पहले कभी ऐसी शक्ति नहीं देखी थी। वे बहुत उत्साहित थे। वे सोच रहे थे कि वह व्यक्ति कौन है और उसका संप्रदाय से क्या संबंध है। वह इतना शक्तिशाली था कि कोई भी खूंखार जानवर उसे चुनौती नहीं दे सकता था। हमारा संप्रदाय लगभग 1000 वर्षों से अस्तित्व में है। हम वास्तव में सहस्राब्दी का संप्रदाय हैं। यहाँ तक कि अत्यधिक समृद्धि के दौर में भी हमारे बीच हमेशा असाधारण शक्ति वाले गुप्त साधक छिपे रहते हैं। शक्ति प्रदर्शन का ऐसा अद्भुत नजारा देखकर सभी बेहद उत्साहित थे। उन सभी को उम्मीद थी कि एक दिन उन्हें भी इतना शक्तिशाली बनने का मौका मिलेगा। उस समय 2 लोग आकाश में विचरण कर रहे थे। उनकी चपलता क्षमता अत्यंत विकसित होने के बावजूद वे आकाश में इस तरह विचरण कर रहे थे मानो ये सबके लिए सहज हो। ये दोनों व्यक्ति आश्चर्यजनक रूप से कुलपति नानगोंगलिंग और उनके पीछे मोकांगलैन थे। क्या हो रहा है? नानगोंगलिंग ने आकाश से जमीन पर गिरते हुए पूछा और फिर मोशी के सामने आकर रुक गई। मोशी हमारे एक शिष्य को जान से मारने की कोशिश कर रहा था। उसने उसे खूंखार जानवरों की तरफ धकेल दिया ताकि वो उन राक्षसों के हाथों मारा जाए। लियूफी के बगल में खड़े एक व्यक्ति ने घृणा से भरी आंखों से कहा। लियूफेई लिनफेई से नफरत करती थी, लेकिन उसे उम्मीद थी कि एक दिन वह इतनी शक्तिशाली हो जाएगी कि अपनी इज्जत वापस पा सके और लिनफेई को हरा सके। लिनफेई के साथ इस तरह का अन्यायपूर्ण व्यवहार देखकर उसे बहुत बुरा लगता था। लिनफेई सचमुच एक प्रतिभाशाली व्यक्ति था। वह उससे भी ज्यादा शक्तिशाली था और कोई भी उसके साथ ऐसा व्यवहार नहीं कर सकता था। लिनफेई यूनहाई संप्रदाय का एक स्तंभ बन सकता था। लियूफेई को यह देखकर बहुत दुख हुआ कि एक वरिष्ठ व्यक्ति लिनफेई के साथ ऐसा व्यवहार कर रहा है। कुलपति जी, ये सच नहीं है। एक साधारण शिष्य था जो सभी खूंखार जानवरों को मार रहा था और सभी कीमती सामान चुरा रहा था। फिर जब अधिक शक्तिशाली शिष्य आए तो वह भाग गया। धिक्कार है उससे, मोशी ने कहा, जो स्पष्ट रूप से अपनी गलती मानने को तैयार नहीं था। लिन फैंग तो वैसे भी मर चुका था। अगर वह लिन फैंग की हत्या की बात स्वीकार भी नहीं करता तो कौन कुछ कहता। ठीक है, आज तो तुम मरना ही चाहते हो। एक बेहद तीखी और आक्रामक आवाज सुनाई दी। हवा में एक तूफान सा उमड़ रहा था जो लगभग सभी को उड़ा ले जा रहा था और कोई भी अपने पैरों पर मजबूती से खड़ा नहीं हो पा रहा था। मोशी के चेहरे का भाव एकदम बदल गया। एक अत्यंत शक्तिशाली ऊर्जा प्रकट हुई और उसके चारों ओर एक चमकदार प्रकाश फैल गया। फिर वह हवा में उड़ती हुई मोशी के शरीर से टकराए। बूम बूम बूम। जिस चट्टान पर मोशी खड़ा था वह 1000 टुकड़ों में बिखर गई और मोशी के मुंह से फव्वारे की तरह खून बहने लगा। वह एक ही हमला बेहद शक्तिशाली था। एल्डर मोशी एक ही वार में पराजित हो गए थे। उनके शरीर से लगातार खून बह रहा था और यह सब उनके पिता मोकांगलैन की उपस्थिति में हुआ था। भीड़ को ऐसा लग रहा था मानो वे कोई सपना देख रहे हों। उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था कि यह सब सचमुच उनकी आंखों के सामने हो रहा है। फिर भीड़ ने दोबारा देखा कि हमला किसने किया था और उन्हें एक बूढ़ा आदमी दिखाई दिया। सबने उसे पहचान लिया। ये तो वो बूढ़ा आदमी है जो शिनचेन पवेलियन का प्रवेश द्वार रक्षक है। सब लोग दंग रह गए। यूनहाई संप्रदाय के शिष्य होने के नाते हम सब पहले ही शिनचेन मंडप जा चुके थे। यह जरूर वही बूढ़ा आदमी होगा। रक्षक बेई को कौन नहीं पहचान सकता था। हालांकि उन्होंने उसे इस हालत में देखने की आदत नहीं डाली थी। वे उसे शिनचेन पवेलियन के प्रवेश द्वार पर लगभग सोए हुए या आलसी अवस्था में देखने के आदी थे। उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि वह इतना भयानक रूप से शक्तिशाली हो सकता है। उस क्षण रक्षक बेई की आंखों में हत्या का भाव उमड़ रहा था और वह धीरे धीरे मोशी की ओर बढ़ रहा था। फिर उसने बर्फीले स्वर में कहा, तुम यूनहाई संप्रदाय के एक वरिष्ठ सदस्य हो, संप्रदाय के नियमों को लागू करने के प्रभारी हो, फिर भी तुम संप्रदाय के एक युवा शिष्य, एक कनिष्ठ सदस्य को मारने की हिम्मत करते हो। प्रश्नवाचक चिन्ह। अगर मैं तुम्हें नहीं मारता तो इसका मतलब है कि संप्रदाय के लिए मेरे दिल में कोई जगह नहीं है। मोशी का चेहरा पीला पड़ गया था। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि अचानक कोई उसे सिर्फ एक साधारण शिष्य की वजह से मार डालेगा। मोशी के सामने एक आकृति प्रकट हुई जो सतर्क प्रतीत हो रही थी। वह वास्तव में मोकांगलैन ही थी। प्रोटेक्टर बे, क्या आपको नहीं लगता कि आप थोड़ी अतिशयोक्ति कर रहे हैं? क्या तुम अतिशयोक्ति कर रहे हो? मोकांगलैन, क्या तुमने अपने बेटे को शिक्षा नहीं दी? रक्षक बेई ने अत्यंत तीखे स्वर में कहा, जिससे मोकांगलैन बुरी तरह शर्मिंदा हो गया। फिर वह चिल्लाया, यहाँ से दफा हो जाओ। रक्षक बे, क्या आपको इतना क्रोधित होना जरूरी है? नानगोंगलिंग ने पूछा, जो उसी समय रक्षक बेई के सामने आ गई थी।
नानगोन लिंग बेशक मोशी के व्यक्तित्व को जानती थी, लेकिन संप्रदाय में उसका कोई स्थान नहीं था। इसके अलावा मोकांग लैन भी मौजूद था। वह बेहद शक्तिशाली था और संप्रदाय के वरिष्ठों का मुखिया था। इसलिए मोशी पर हमला करने से संप्रदाय के शीर्ष पर बैठे लोगों में अशांति फैल सकती थी। कुलपति जी, मुझे ये काम संभालने दीजिए, मैं आज संप्रदाय को साफ करने जा रहा हूँ। रक्षक बेई ने अब तक कही गई हर बात को अनसुना करते हुए कहा। वह लिन फैंग को संप्रदाय का उज्जवल भविष्य मानते थे। उनका मानना था कि लिन फैंग उनके संप्रदाय को देवताओं का दिया हुआ उपहार था और मोशी ने उसे खूंखार जानवरों के हवाले कर दिया था। रक्षक बेई, नानगोन लिंग ने रक्षक बेई को शांत करने की कोशिश करते हुए बहुत जोर से चिल्लाया। मोशी को मत मारो, संप्रदाय के बारे में सबसे पहले सोचो। नानगोन लिंग ने रक्षक बेई से कहा। पंथ के बारे में सबसे पहले सोचो। रक्षक बेई ने चेहरे पर हल्की मुस्कान लिए कहा। उनका मानना था कि संप्रदाय के हित में मोशी को मारना विशेष रूप से महत्वपूर्ण था। नानगोन, क्या तुम जानते हो कि वह युवक कौन था? प्रोटेक्टर अब चिल्ला नहीं रहा था। उसकी आवाज धीमी थी और ऐसा लग रहा था मानो वह भावनाओं से भरी हुई हो। नानगोन लिंग अचंभित रह गया। उसे इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि संप्रदाय में इतने सारे युवा शिष्य हैं। अगर रक्षक कोंग आज यहाँ होते तो मोशी अब तक मर चुका होता। रक्षक बेई ने कहा। उनके इस वाक्य में गहरा अर्थ छिपा था। उनकी आंखों में दर्द और दुख झलक रहा था। फिर उन्होंने कहा, पहले संप्रदाय के बारे में सोचो। नानगोन, कुलपति के रूप में अपने जीवन में हमें फिर कभी तुम्हारे जैसी प्रतिभा का सौभाग्य नहीं मिलेगा। जब उसने बोलना समाप्त किया तो रक्षक बेई फिर से एक सारस में परिवर्तित हो गया और अचानक अपने पीछे एक तूफान छोड़कर गायब हो गया। रक्षक कोंग, नानगोन लिंग को विश्वास नहीं हो रहा था कि उसने बूढ़े व्यक्ति को यह नाम लेते हुए सुना है। वह सिर से पैर तक कांप रहा था। नानगोन लिंग को सब कुछ याद आ गया था और वह सब कुछ समझ गया था। पिछली बार लिन फैंग की रक्षा करने वाली वह परछाई वास्तव में रक्षक कोंग की आत्मा थी। उन्होंने ही लिन फैंग की रक्षा की थी। फिर उसे झांगू की चट्टान से ढोल की 8 आवाजें याद आईं, जिन्होंने यूनहाई संप्रदाय के पूरे वातावरण को भर दिया था। धमाका। नानगोन लिंग का दिल जोर से धड़कने लगा। उसके दिमाग में विचारों की बाढ़ आ गई। वह और भी ज्यादा क्रोधित होता जा रहा था। उसके मन में हत्या के विचार उमड़ने लगे थे। मोकांग लैन को महसूस हो रहा था कि कुलपति अपने बेटे को जान से मारना चाहते हैं और उनका क्रोध बढ़ता जा रहा है। आखिर हुआ क्या था? रक्षक बेई ने नानगोन लिंग को क्या बताया था? मोकांग लैन ने मोशी की तरफ देखा। उस कमीने बेटे का व्यवहार सचमुच दिन ब दिन बिगड़ता जा रहा था। वह उद्दंड था और बिना सोचे समझे स्वार्थी और निर्दयी तरीके से काम करता था। लिन फैंग उस काले कोहरे में लिपट गया था और उसके तुरंत बाद उसके साथ एक रहस्यमय घटना घटी थी। ऐसा लगा जैसे उसका शरीर ब्रह्मांड में कहीं और चला गया हो। उसे नहीं पता था कि वह कहां पहुंचा है। एक बेहद ठंडी ऊर्जा उसके शरीर को जकड़ने लगी और उसकी मांस हड्डियों में समा जाने लगी। वह संघर्ष करना चाहता था, लेकिन उसे नहीं पता था कि इस ऊर्जा से कैसे और किस तरह लड़े। उसे एहसास हुआ कि वह तुलना में बेहद कमजोर था। मृत्यु का सामना करते हुए लिन फैंग ने अपनी दोनों आत्माओं को मुक्त कर दिया। उसकी आंखें घोर काली हो गईं और उसे अपने चारों ओर फैले ब्रह्मांड का एहसास हुआ। हालांकि पहले की तरह वह अंधकार के संसार में डूब गया। दिव्य आत्मा, लिन फैंग ने धीमी आवाज में कहा। एक तेज और चमकदार रोशनी प्रकट हुई। ये चकाचौंध भरी और रहस्यमय थी। लिन फैंग ने अचानक एक भयंकर जानवर की 2 तीखी ठंडी आंखें देखी जो उसे ऐसे घूर रही थी मानो वह उसका शिकार हो। यह क्या है? क्या ये सचमुच कोई खूंखार जानवर है? लिन फैंग ने क्रूर आंखें और एक भयानक चेहरा देखा। ये सचमुच डरावना लग रहा था। अनेक तंतु उसकी ओर ऐसे बढ़ रहे थे मानो उसे अपने आलिंगन में लेना चाहते हो। उसी समय एक तंतु ने उसकी आत्मा को स्पर्श किया। उसकी विचित्र छोटी सर्प आत्मा और उसकी दिव्य आत्मा दोनों ही निगल ली जा रही थी। लिन फैंग इतना कमजोर महसूस कर रहा था कि उसे ये भी लगने लगा कि उसकी कुछ जीवन शक्ति भी धीरे धीरे खत्म हो रही है। उसी क्षण लिन फैंग के साथ कुछ बहुत ही अजीब घटना घटी। कुछ ऐसा हुआ जो पहले कभी नहीं हुआ था। उसकी छोटी सर्प आत्मा पहली बार हिली, सर्प चलने लगा। छोटा सांप हिल रहा था। उसने धीरे धीरे अपना मुंह खोलना शुरू किया और अचानक काला धुआं उसके मुंह में भरने लगा। काले कोहरे को निगलते हुए लिन फैंग को स्पष्ट रूप से महसूस हो रहा था कि उसकी आत्मा बदल गई है और अभी भी बदल रही है। वह छोटा सांप काले कोहरे से भरता जा रहा था। उसकी सर्प आत्मा काले कोहरे को निगलती रही। जितना अधिक वह काले कोहरे को निगलती, उतना ही वह बड़ी होती गई। वह धीरे धीरे विशालकाय होती जा रही थी। सर्प की ओर टेंटिकल्स बढ़ने लगे, लेकिन सर्प आत्मा पर इसका कोई असर नहीं हुआ। हैरानी की बात यह थी कि सर्प उन्हें भी निगल रहा था। लिन फैंग चकित रह गया। उसकी सर्प आत्मा सब कुछ खा रही थी। लिंग स्तर के उस भयंकर राक्षस का सामना करते हुए लिन फैंग पूरी तरह से असहाय था और उसे लगा कि वह मरने ही वाला है। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि उसकी छोटी अविकसित आत्मा, जिसके कारण उसे कचरा उपनाम मिला था, अचानक हरकत में आ जाएगी। उन भयंकर काली आंखों में कुछ अजीब सा था, मानो कुछ गड़बड़ हो। चिंता से भरी उन आंखों में हल्की सी चमक दिखाई दी। फिर काले रंग की सूंडों का एक समूह और काला कोहरा दूर हटने लगे, लेकिन सांप ने खुद को उनकी ओर झपटा। लिन फैंग पूरी तरह से स्तब्ध रह गया। उसका सर्प स्वरूप उत्तेजित लग रहा था। उसने अपना विशाल और भयंकर मुख खोला। अंदर असंख्य तंतु और काला कोहरा निगलने की प्रक्रिया में थे। उसके सर्प स्वरूप को ये काफी नहीं लगा। पहले छोटा सा दिखने वाला सर्प अब और भी बड़ा होता जा रहा था। शुरुआत में 1/3 मीटर के आकार से बढ़कर वह 1 मीटर लंबा हो गया था। ऐसा लग रहा था मानो वह लालची सर्प पूरी दुनिया को निगलने की कोशिश कर रहा हो। काल्पनिक दानव सांप से लड़ते हुए कराह रहा था और दहाड़ रहा था, लेकिन फिर भी सांप की आत्मा धीरे धीरे उसके शरीर को खा रही थी।
काल्पनिक दानव ने लिन फैंग को छोड़ दिया और काला कोहरा धीरे धीरे गायब हो गया। रोव सांप ने वही आवाज निकाली जो काल्पनिक दानव ने निकाली थी। फिर उसने जितना हो सके उतना काला कोहरा निगल लिया और लिन फैंग के पास वापस चला गया। सर्प आत्मा का आकार फिर से छोटा हो गया था, लेकिन फिर भी वह पहले से काफी बड़ी थी। फिर वह लिन फैंग के कंधे पर लिपट गई और सो गई। क्या इसने काल्पनिक राक्षस को निगल लिया? लिन फैंग की आंखें सदमे से चौड़ी हो गईं। काल्पनिक दानव का काला कोहरा पूरी तरह से गायब हो गया था। वो तो कचरे की आत्मा थी। लिन फैंग अवाक रह गया। उसी क्षण उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई अपार शक्ति उसके शरीर में प्रवेश कर रही हो और उसके मस्तिष्क में एक तेज भनभनाहट गूंज रही हो। उसकी दृष्टि धुंधली हो गई और वह बेहोश होकर गिर पड़ा। लिन फैंग को होश आने पर पता ही नहीं चला कि कितना समय बीत चुका था। जब उसने आंखें खोली तो वह एक गुफा में था। वह गुफा किसी खूंखार जानवर की गुफा जैसी लग रही थी। धमाका! अचानक लिन फैंग को ऐसा लगा जैसे उसका शरीर कुचला जा रहा हो, जिससे वह बुरी तरह भयभीत हो गया। उसके चेहरे पर घबराहट छा गई और उसे असहनीय दर्द महसूस हुआ। उसका दिल जोर से धड़क रहा था। उसकी दिव्य आत्मा के साथ साथ उसकी अंध आत्मा भी प्रकट हुई और अचानक उसका मन शांत और स्थिर होने लगा। उसकी दिव्य आत्मा भी एक पुस्तक के रूप में उसकी आंखों के सामने तैर रही थी। इसके तुरंत बाद छोटा नाग आत्मा भी प्रकट हुआ। ये लगभग 1 मीटर लंबा था। इसका शरीर पहले से अधिक ठोस और कठोर होता जा रहा था। पहले की तरह यह अभी भी छोटा था और ऐसा लग रहा था जैसे लिन फैंग के कंधे पर कुंडली मारकर सो रहा हो। ऐसा प्रतीत होता था कि उसे लिन फैंग से बहुत स्नेह था। पहली नजर में वे बहुत करीब थे और उनके बीच गहरा संबंध दिखाई दे रहा था। उसने अपने भीतर के सर्प स्वरूप को जगा लिया था। कुछ असाधारण घटित हुआ जिससे लिन फैंग सिर से पैर तक कांप उठा। उसकी पीठ पर एक चेहरा प्रकट हुआ। उसकी 2 बर्फीली घोर काली आंखें थीं। काल्पनिक दानव। लिन फैंग अभी भी कांप रहा था और यह समझने की कोशिश कर रहा था कि आखिर हुआ क्या था। ये कैसे संभव था? जिस क्षण उसे काल्पनिक दानव ने निगल लिया था, उसी क्षण अचानक उसकी सर्प आत्मा प्रकट हो गई थी। एक तीसरी आत्मा, अनेक आत्माएं। वह सचमुच एक विलक्षण प्रतिभा था। उसे सचमुच देवताओं का वरदान प्राप्त था। इस महाद्वीप पर शायद ही किसी ने ऐसा अनुभव किया हो। लाखों लोगों में से शायद 1-2 ही ऐसे होंगे जिनके पास 2 आत्माएं हों। हैरानी की बात है कि लिन फैंग के पास तो 3 थीं। क्या वह कोई अलौकिक शक्ति था? कोई देवता? 3 आत्माएं। वह मात्र इसका जिक्र करके ही सबको भयभीत कर सकता था। वह अपने शत्रुओं को मौत के घाट उतार सकता था। उसके शरीर में लगातार दूधिया सफेद प्रकाश प्रवाहित हो रहा था। ऐसा लग रहा था मानो ये स्वर्ग और पृथ्वी से आने वाली शक्तिशाली ऊर्जा हो। यह प्रकाश उसे घेरे हुए था और उसके पूरे शरीर में प्रवाहित हो रहा था। क्या मैंने अभी अभी लिंगची की दूसरी परत को पार कर लिया है? इन सभी घटनाओं के सदमे से लिन फैंग का दिमाग मानो चकनाचूर हो गया था। भले ही उसने अपनी आत्मा को मुक्त कर लिया था और कुछ हद तक शांत रहने में सक्षम था, लेकिन परिस्थितियों और उसके शरीर के भीतर घट रही भयानक शक्ति को देखते हुए उत्तेजित होना स्वाभाविक था। लिन फैंग अपनी पूरी मानसिक एकाग्रता का इस्तेमाल करके घटी हुई सभी घटनाओं को समझने की कोशिश कर रहा था। ऐसा लगता है कि वह छोटा सांप खूंखार जानवरों को निगलने में सक्षम है और मुझे उनका और उनकी शक्ति का उपयोग करने में सक्षम बनाता है। ऐसा भी लगता है कि वह उन्हें अपने भीतर समाहित कर लेता है और उनका उपयोग मेरी ताकत बढ़ाने के लिए करता है। लिन फैंग जो कुछ हो रहा था उसका सिर्फ अनुमान लगा रहा था, लेकिन उसके होठों के कोने पर एक मुस्कान आ गई। बेकार आत्मा। लोग उसका मजाक उड़ाते थे क्योंकि उन्हें लगता था कि उसकी आत्मा बेकार है, लेकिन वास्तव में वह बेहद शक्तिशाली थी। अगर वे सभी लोग जो लगातार उसका मजाक उड़ाते थे, उसे तंग करते थे और उसकी आत्मा की वजह से उसे कचरा कहते थे, ये जान ले कि उसे अपनी सर्प आत्मा से इतनी शक्तिशाली क्षमता प्राप्त है, तो उनकी क्या प्रतिक्रिया होगी। धिक्कार है, मैं बाल मौत के मुंह से बच निकला। मैं गड्ढे से बच निकला हूं और अब तक मैंने जितनी भी परेशानियां झेली हैं, उनका अंत यही होगा। लिन फैंग ने अपनी चेतना को वापस अपने शरीर में समेट लिया। उसने आकाश की ओर देखा और एक लंबी चीख निकाली। हालांकि उस क्षण उसे यह नहीं पता था कि वह कहाँ है। वह केवल अपने पिछले अनुभवों और ज्ञान के आधार पर ही स्थिति का विश्लेषण कर सकता था। दिव्य दांत। ये दांत सब कुछ निगल सकते हैं। अच्छा नाम है, लिन फैंग ने फुसफुसाते हुए कहा। लिन फैंग को अपनी आत्मा उस छोटे से सांप को पुकारने के लिए यही सबसे अच्छा नाम सूझा। दिव्य दांत। मोशी, अगर मैं तुम्हें नहीं मारूंगा तो कसम से मैं तुम्हारी जिंदगी को जीने लायक नहीं रहने दूंगा, वरना मेरा नाम लिन फैंग नहीं रहेगा। लिन फैंग खड़ा हो गया और उसकी आंखों में अविश्वसनीय रूप से घातक इरादा भर गया। लिन फैंग ने गहरी सांस ली और ऐसा करते ही उसके गले में हवा का स्वाद बेहद गंदा लगा। ऐसा लगा जैसे किसी खूंखार जानवर का स्वाद हो। लिन फैंग ने अपने चारों ओर ध्यान से देखा और उसे ऐसा लगा जैसे वह किसी खूंखार जानवर की गुफा में हो, जिससे उसे बेहद असहज और घबराहट महसूस हुई। लिन फैंग झट से गुफा से बाहर निकला। बाहर एक विशाल जंगल था। उसके पेड़ चूर चूर हो चुके थे। ऐसा लग रहा था मानो किसी खूंखार जानवर ने उस इलाके को रौंदकर उन्हें कुचल दिया हो। खूंखार जानवरों की गंध अभी भी हवा में फैली हुई थी। उसे कभी कभी अपने पैरों के नीचे जमीन कांपती हुई भी महसूस हो रही थी। दूर से उनकी दहाड़ और हिनहिनाहट सुनाई दे रही थी। ऐसा लगता है कि खूंखार जानवरों का ये सैलाब अभी रुका नहीं है। लिन फैंग का सामना अभी अभी काल्पनिक दानव के पास भयंकर जानवरों के एक बड़े समूह से हुआ था, लेकिन वह जानता था कि अभी भी अत्यंत शक्तिशाली भयंकर जानवरों से भरे अन्य समूह भी मौजूद हैं। काला पवन पर्वत अत्यंत शक्तिशाली भयंकर जानवरों से भरा हुआ था। उसने अपनी काली आत्मा को मुक्त कर दिया। उसकी आंखें घोर काली हो गईं। उसकी सुनने और देखने की शक्ति अत्यंत विकसित हो गई। वह अपने आसपास की हर चीज को देख और महसूस कर सकता था। उसका मस्तिष्क भी प्राप्त होने वाले सभी डेटा को बहुत तेजी से
संसाधित कर रहा था। ऐसा लग रहा था मानो वह अपने चारों ओर के पूरे क्षेत्र को महसूस और समझ सकता हो, जैसे वह किसी रणनीति मानचित्र को देख रहा हो। उसी समय भयंकर जानवरों की प्रबल ऊर्जा लिन फैंग के पैरों के चारों ओर जमीन पर घूमने लगी। यह ऊर्जा धीरे धीरे लिन फैंग के शरीर को घेरने लगी और अंततः उसे पूरी तरह से ढक लिया। लिन फैंग एक अलौकिक अवस्था में प्रवेश कर गया। उस ऊर्जा में लिपटे होने के कारण बाहर से लिन फैंग को देखना असंभव हो गया। ये काल्पनिक दानव ही था जिसने लिन फैंग को शक्ति प्रदान की थी। वह काल्पनिक दानव अत्यंत शक्तिशाली था और उसकी छवि बहुत ही प्रभावशाली थी। इसी कारण उस काल्पनिक दानव का वास्तविक शरीर देखना असंभव था। जहां तक दृष्टि जाती थी वह बस एक विशाल काला कोहरा ही दिखाई देता था। लिन फैंग ने भी उस काल्पनिक दानव की आत्मा को अपने वश में कर लिया था, जिसके कारण अब उसे भी यह क्षमता प्राप्त हो गई थी। काल्पनिक दानव की शक्ति लिन फैंग के मन में अंकित हो गई थी और वह इसे स्वाभाविक रूप से उपयोग कर सकता था। ब्लैक विंड माउंटेन में भयंकर जानवरों की अविश्वसनीय संख्या थी। वे केवल एक जगह पर नहीं बल्कि पूरे क्षेत्र में फैले हुए थे। कुछ भयंकर जानवर बेहद ताकतवर थे, इसलिए लिन फैंग को बहुत सावधान रहना पड़ता था। अपनी नई क्षमता के कारण वह अपनी ची शक्ति का उपयोग करके खुद को एक भयंकर जानवर होने का आभास दे सकता था। ये खूंखार जानवर ब्लैक विंड माउंटेन में बेतहाशा दौड़ रहे थे। इनकी संख्या बहुत बढ़ जाने के कारण ये बाहरी इलाकों की ओर ऐसे भाग रहे थे मानो किसी नए क्षेत्र पर कब्जा करने की कोशिश कर रहे हो। उस क्षण लिन फैंग के चारों ओर फैली ऊर्जा किसी भयंकर जानवर की ऊर्जा जैसी प्रतीत हो रही थी। लिन फैंग चलने लगा। कुछ छोटे और कमजोर खूंखार जानवर लिन फैंग के पास से गुजरे। हैरानी की बात यह थी कि ये सभी छोटे खूंखार जानवर छोटी और प्यारी आवाजें निकाल रहे थे, जिससे पता चलता था कि वे उसके सामने आत्मसमर्पण कर रहे हैं। खूंखार जानवरों की दुनिया साधकों की दुनिया से भी कहीं ज्यादा कठोर थी। यहाँ जंगल का नियम चलता था, कमजोर बलवानों का भोजन बन जाते थे। लिन फैंग की उपस्थिति का आभास होते ही कुछ लिंग स्तर के भयंकर जानवर भी भागने लगे। लिंग स्तर के वयस्क भयंकर जानवर कम से कम 5वें स्तर के थे, जो काफी भयावह था। हालांकि साधारण लिंग स्तर के भयंकर जानवर काल्पनिक दानव के सामने कुछ भी नहीं थे। ब्लैक विंड माउंटेन की गहराई वाकई डरावनी है। लिन फैंग को ब्लैक विंड माउंटेन की गहराई की भयावहता का एहसास हुआ और वह अपने अतीत के बारे में सोचने लगा, जब वह केवल ची स्तर पर था और बिना किसी डर के यहाँ आने की हिम्मत करता था। वह कितना अज्ञानी था। अगर उनका सामना लिंग स्तर के किसी भी खूंखार जानवर से हो जाता तो शायद वे मर जाते। बेशक लिंग स्तर के एक भयंकर जानवर की नजर में ची स्तर का साधक एक चींटी के समान था। शायद ये भयंकर जानवर उनकी ओर देखते भी नहीं, ठीक वैसे ही जैसे लिन फैंग साधारण निम्न स्तर के भयंकर जानवरों को देखता है। यह एक शानदार अवसर है। मैं कीमती चीजें इकट्ठा करने के लिए खूंखार जानवरों का शिकार और वध क्यों नहीं कर रहा हूँ। लिन फैंग घबराया हुआ और उत्साहित दोनों था। लिंग स्तर के भयंकर जानवर आम जानवरों से अलग थे। वे पृथ्वी की ऊर्जा को अवशोषित कर सकते थे और उनसे मिलने वाली बहुमूल्य वस्तुएं बहुत ही मूल्यवान थीं। यदि वह इन वस्तुओं को संप्रदाय के वरिष्ठों को विनिमय के लिए देता तो वे लिंग ऊर्जा स्तर के लिए गहन औषधियां या हथियार बना सकते थे। इसके अलावा इन भयंकर जानवरों द्वारा अवशोषित कुछ ऊर्जाएं व्यक्ति की साधना को बढ़ाने में भी अत्यंत उपयोगी थी। अच्छी और असरदार इलाज की गोलियां टूटी हड्डियों समेत चोटों को ठीक कर सकती थी। यहाँ तक कि यह भी कहा जाता था कि कुछ गोलियां मुर्दों को भी जीवित कर सकती थी। अच्छे हथियार युद्ध में आक्रमण और रक्षा कौशल को काफी हद तक बढ़ाने में मदद कर सकते हैं। इन सभी वस्तुओं को इन खूंखार जानवरों से प्राप्त बहुमूल्य वस्तुओं के बदले में खरीदा और हासिल किया जा सकता था। यही कारण है कि इतने सारे लोग जोखिम उठाकर यहाँ आते थे और इन खूंखार जानवरों का शिकार करते थे। वे व्यापार के लिए बहुमूल्य वस्तुएं प्राप्त करना चाहते थे। लिन फैंग को यह एहसास हो रहा था कि वह बहुत गरीब है। रक्षक बेई द्वारा दी गई कोमल तलवार और रक्षक कोन द्वारा दी गई गहन उपचार की गोलियों के अलावा उसके पास वास्तव में कोई मूल्यवान वस्तु नहीं थी। उसने सचमुच कभी अपनी संपत्ति और साजो सामान पर विचार करने का समय नहीं निकाला था। समाज में कुछ लोगों का रुतबा ऊंचा होता है और उन्हें पैसों की चिंता नहीं करनी पड़ती। कुछ जादुई गोलियों का इस्तेमाल करके ताकत बढ़ाना और रुतबे में ऊपर उठना भी मुमकिन है। मैं भी जादुई गोलियों का इस्तेमाल करके और बदले में बेहतर हथियार खरीदकर अपनी ताकत बढ़ा सकता हूँ। जहां तक मेरी बात है, मेरा कोई प्रभावशाली खानदान नहीं है और मैं सिर्फ अपनी ताकत के दम पर ही काम कर सकता हूँ। लिन फैंग ने सोचा। साधना के मार्ग पर उसका भविष्य उसके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण था। इस जीवन में उसकी कई जिम्मेदारियां थीं। यदि लिन फैंग को सफल होना था तो उसे दूसरों से कहीं अधिक मेहनत करनी पड़ती। हालांकि केवल मेहनत ही पर्याप्त नहीं थी, भाग्य भी आवश्यक था। शीघ्र उन्नति के लिए उसे लोगों के समर्थन की भी आवश्यकता थी। ऐसा प्रतीत होता था कि जीवन कठिनाइयों से भरा होगा। जीवन में बहुत अन्याय होगा, हर कोई और हर चीज निष्पक्ष नहीं हो सकती। लेकिन जो व्यक्ति दूसरों से अधिक परिश्रम करता है उसे अंततः उसका फल मिलता है और जीवन आसान हो जाता है। यदि आपकी प्राकृतिक क्षमताएं बहुत कम हैं, तो कड़ी मेहनत, लगन और दृढ़ इच्छाशक्ति के साथ मिलकर एक शानदार और आरामदायक जीवन जीने के लिए पर्याप्त हो सकती है। हालांकि लिन फैंग की प्राकृतिक क्षमताएं कम नहीं थी, बल्कि वह एक असाधारण प्रतिभावान व्यक्ति थे जिनके शरीर में अपार प्रतिभा छिपी हुई थी। ऐसे में भला वह अपार शक्ति और धन अर्जित करके एक दिन सुखमय जीवन कैसे नहीं जी सकते थे। इन सब बातों के बारे में सोचते हुए लिन फैंग चलने लगा। कुछ ही देर बाद उसका सामना एक विशालकाय गैंडे से हुआ जो एक छोटे से खूंखार जानवर को खा रहा था। जमीन पर हर जगह खून फैला हुआ था और पूरा दृश्य खून से लाल हो गया था। यह एक भयावह दृश्य था। उसके शरीर को घेरे हुए भयंकर पशु ऊर्जा गायब हो गई और लिन फैंग धीरे धीरे और सावधानीपूर्वक घटनास्थल की ओर बढ़ने लगा। मानो उसे आहट का एहसास हो गया हो। घिनौना गैंडा मुड़ गया। उसकी खून से लथपथ आंखें लिन फैंग को घूर रही थीं। वह क्रूर, हिंसक और खून का प्यासा लग रहा था।
उसकी पुतलियां विशाल और काली थीं और उसकी निगाहें लिन फैंग को भेद रही थीं। दुनिया में आश्चर्यजनक रूप से कोई ऐसा व्यक्ति भी था जो मूर्ख था और उसने इसकी सीमा में कदम रखने का साहस किया। घिनौना गैंडा स्वभाव से ही बलवान, क्रूर और रक्तपिपासु था। वयस्क होने पर वह लिंग स्तर का एक अत्यंत खूंखार जानवर बन जाता था। उसकी लंबाई 2 मीटर और ऊंचाई 1 मीटर तक हो सकती थी। वह एक विशाल लेकिन मजबूत खूंखार जानवर था। वह घिनौना गैंडा देखने में ऐसा लग रहा था मानो अभी अभी वयस्क हुआ हो। इसलिए वह लिंग वर्ग के प्रथम श्रेणी का खूंखार जानवर था। भयानक गैंडा फुर्तीला है। उसके सींग बेहद नुकीले हैं, लेकिन उसकी ताकत उसकी प्राकृतिक रक्षा क्षमताओं में निहित है। लिंग ची की पहली परत पर मौजूद एक साधारण साधक भी उसे कभी हरा नहीं सकता। लिन फैंग एक विशालकाय गैंडे की सभी विशेषताओं को याद करने की कोशिश कर रहा था। इसकी रक्षा पंक्ति को भेदना आसान नहीं था। केवल पर्याप्त गति और सटीक प्रहार से ही कोई साधक इस खूंखार जानवर को हराने की उम्मीद कर सकता था, अन्यथा इससे लड़ना उसकी मृत्यु का कारण बन सकता था। उसी क्षण घिनौना गैंडा जमीन पर अपना पैर पटक रहा था। उसके पैरों के नीचे एक गड्ढा बन गया। वह किसी भी क्षण आगे बढ़ने के लिए तैयार था। लिन फैंग स्थिति को देखते हुए भी बेहद शांत था। उसके शरीर से एक शक्तिशाली तलवार ऊर्जा निकली और वातावरण में फैलने लगी। भयंकर जानवर के हमला शुरू करने से पहले ही लिन फैंग ने खुद को उसकी ओर झोंक दिया था। लिन फैंग के हर कदम के साथ उसके द्वारा उत्सर्जित तलवार की ऊर्जा बढ़ती और मजबूत होती गई। कुछ कदम बाद हवा में सीटी जैसी ध्वनि गूंज उठी। उस भयानक गैंडे के शरीर पर मौजूद बाल पूरी तरह से खड़े हो गए और अचानक वह जोर से दहाड़ा और पीछे हट गया। लिंग स्तर के भयंकर जंगली जानवर बेहद बुद्धिमान और उन्नत प्रवृत्ति वाले थे। इसने छिपी हुई अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली तलवार की ताकत को भांप लिया और जान लिया कि इसके सामने खड़ा इंसान बेहद खतरनाक होगा। चांदनी रात में पंखों जैसी चपलता। लिन फैंग इसे भागने नहीं दे सकता था। वह पूरी गति से हवा में दौड़ा और उसकी तलवार तेज रोशनी से जगमगा रही थी। एक वार एक जान। तलवार की शक्ति से पूरा वातावरण भर गया था। तलवार की नोक से सफेद रोशनी निकल रही थी। दौड़ते हुए विशालकाय गैंडे के शरीर पर एक घाव था, लेकिन वह दौड़ता रहा। उसके शरीर से खून तेजी से बह रहा था और दौड़ते समय वह अपने पीछे खून की एक लंबी मोटी लकीर छोड़ता जा रहा था। वह बुरी तरह घायल था और उसका बहुत सारा खून बह रहा था। गैंडे के शरीर से कुछ विषैली ऊर्जा प्रवाहित होने लगी। लिन फैंग ने अपनी तलवार उस ऊर्जा में घुसा दी और पल भर में वह ऊर्जा गायब हो गई। घिनौना गैंडा मर गया। खूंखार जानवर खून के प्रति बेहद संवेदनशील होते हैं। ब्लैक विंड माउंटेन में बहुत सारे बेहद ताकतवर खूंखार जानवर मौजूद थे। इसलिए लिन फैंग को जल्द से जल्द उस भयानक गैंडे को मारकर वहां से निकलना होगा, अन्यथा खून की वजह से बहुत सारे खूंखार जानवर आकर्षित हो जाएंगे। लिन फैंग अपनी तलवारबाजी के कौशल और हर वार में निकलने वाली शक्ति से बेहद संतुष्ट था। हालांकि घिनौना गैंडा बेहद ताकतवर और मजबूत शरीर वाला था, फिर भी लिन फैंग की तलवार के एक ही वार से उसके शरीर पर जानलेवा चोटें आईं। जैसे जैसे लिन फैंग पहाड़ पर आगे बढ़ता गया, उसने एक और लिंग स्तर के भयंकर जंगली जानवर को मार गिराया, लेकिन इस बार यह घिनौना गैंडा नहीं बल्कि एक भयानक भालू था। पहले की तरह लिन फैंग ने उसे एक ही वार में मार डाला। 2 दिन बाद ब्लैक विंड माउंटेन के बाहरी इलाके में एक युवक प्रकट हुआ, जिसके सारे कपड़े फटे और गंदे थे। वह सिर से पैर तक मैला था। उसके हाथ में तलवार थी और उसके सामने एक विशालकाय सांप था। वह सांप लगभग 20 मीटर लंबा था। उसका बेहद मोटा शरीर जमीन पर रेंगता हुआ उस युवक की ओर बढ़ रहा था। उसका सिर 5 मीटर ऊपर हवा में था। वह भयानक और खूंखार दिख रहा था। ऐसा लग रहा था मानो वह किसी भी क्षण हमला करने के लिए तैयार हो। उसकी विशाल हरी आंखें जानलेवा रोशनी से भरी हुई थीं। उसके मुंह से लगातार जहर और खून निकल रहा था। दूसरे स्तर के लिंग खूंखार जंगली जानवर से निपटना उम्मीद के मुताबिक बेहद मुश्किल है। लिन फैंग के वस्त्रों में एक बड़ा छेद था, जिससे उसकी त्वचा दिखाई दे रही थी। जहां उसे चोट लगी थी वह जगह चोटिल थी और गहरे बैंगनी रंग की हो गई थी। लिन फैंग इस लड़ाई से थक चुका था। लिन फैंग को उस अंधकार के अजगर से लड़ते हुए चोट लगी थी। इन 2 दिनों के दौरान लिन फैंग ने लगभग 100 खूंखार जानवरों को मार गिराया था। सभी लिंग स्तर के थे। उसने कुछ द्वितीय स्तर के लिंग खूंखार जानवरों को भी मारा था, लेकिन ये पहली बार था जब उसका सामना इतने शक्तिशाली और खतरनाक खूंखार जानवर से हुआ था। ससस ससस। उसकी विशाल जीभ हवा में लहरा रही थी और वह लगातार फुफकार रहा था। सांप जहर उगल रहा था और लिन फैंग को लगातार सांप के जहर से बचना होगा। लेकिन उसी क्षण अंधकार का विशालकाय अजगर नीचे गिर पड़ा और उसका सिर जमीन पर जा टकराया। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि उसकी पूंछ क्षतिग्रस्त हो गई थी और उस पर गिरे एक पेड़ के नीचे दब गई थी। सांप इससे बच नहीं सका। अचानक हवा में एक तेज झोंका भर गया। अगर लिन फैंग के पास फुर्ती की बेहतरीन तकनीकें न होती तो वह अब तक मारा जा चुका होता। दूसरे स्तर का लिंग पाइथन ऑफ डार्कनेस अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली था। अचानक लिन फैंग के सामने का स्थान प्रकाश से भर गया और अजगर पर झपट्टा मारकर फिर से दृष्टि से गायब हो गया। सांप ने बेहद तेज कराह निकाली। लिन फैंग को ऐसा लगा जैसे वह सांप की शक्ति से दब रहा हो। अंधकार का अजगर उसकी ओर बढ़ता रहा। धमाका धमाका धमाका। अजगर अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को कुचलता हुआ आगे बढ़ रहा था, जिससे पेड़ चटक रहे थे। लिन फैंग सूरज की रोशनी में परछाई की तरह था और इतना तेज था कि अजगर उसे पकड़ नहीं पा रहा था। अगर कोई देखने वाला होता तो उसे लगता कि अजगर पागल हो गया है और किसी भ्रम का पीछा कर रहा है। हालांकि अंधकार का अजगर केवल लिंग स्तर के दूसरे स्तर का था, फिर भी तीसरे लिंग ची स्तर के एक अत्यंत शक्तिशाली साधक के लिए भी अपनी जान बचाना मुश्किल होता। वे जानते थे कि सांप को मारना बेहद कठिन होगा और इसलिए वे कभी भी सीधे उसका सामना नहीं करते थे। हालांकि लिन फैंग 2 दिन पहले ही दूसरे लिंग ची स्तर पर पहुंचा था और उसे अजगर की भयावहता का अंदाजा नहीं था।
घातक तलवार, लिन फैंग चिल्लाया। उसी क्षण उसकी अत्यंत शक्तिशाली तलवार ने अंधकार के अजगर की ओर प्रहार किया और उसके शरीर को चीरते हुए उसे बुरी तरह से लहूलुहान कर दिया। लेकिन इस बार ऐसा लग रहा था मानो सांप को अपने शरीर पर हुए हमले का एहसास ही न हुआ हो। वह लिन फैंग की जान लेना चाहता था और पूरी तरह से उन्माद में आ गया था। मैं अब तुम्हारे साथ नहीं खेलूंगा। लिन फैंग कई बार अंधकार के अजगर के हाथों बाल बाल बच चुका था। इस पर्वत पर लगातार 2 दिनों तक लड़ने के बाद उसकी तलवारबाजी का कौशल पहले से कहीं अधिक मजबूत हो गया था। उसे अपनी क्षमताओं पर और भी अधिक भरोसा था। उसे पूरा विश्वास था कि वह दूसरे लिंची स्तर के लगभग किसी भी साधक को हरा सकता है। आखिर दूसरे लिंची स्तर के कितने साधक अंधकार के अजगर से अधिक शक्तिशाली हैं? लिन फैंग ने अपनी दिव्य आत्मा की पहली परत को मुक्त किया। उसकी आंखें घोर काली हो गईं और वह अंधकार के एक संसार से घिर गया। उसकी दृष्टि से कुछ भी नहीं बच सकता था, वह सब कुछ देख और महसूस कर सकता था। भले ही सांप अत्यंत फुर्तीला था, लेकिन उसके हमले अब उसके सामने खड़े लिन फैंग को धीमे लग रहे थे। सांप बगल से हमला करने ही वाला था। लिन फैंग ने अपनी कोमल तलवार को मजबूती से पकड़ रखा था, जिससे बर्फीली ठंडी रोशनी निकल रही थी। लिन फैंग के शरीर से घातक तलवार ऊर्जा निकल रही थी। ऐसा लग रहा था मानो यह अपने स्पर्श से किसी भी चीज को नष्ट कर सकती हो। लिन फैंग ने अपना सिर उठाया। उसने शांत भाव से अपनी ओर बढ़ते हुए अंधकार के अजगर को देखा। लिन फैंग की आंखें एक क्रूर दानव जैसी लग रही थी। उस क्षण वह अत्यंत निर्दयी था और उसके भीतर जरा भी दया नहीं बची थी। घातक तलवार, लिन फैंग ने धीमी आवाज में ये शब्द कहे थे। उसके होंठ न के बराबर हिले थे। उसने अपनी लंबी तलवार चलाई, जिससे एक शक्तिशाली ऊर्जा के साथ साथ एक अजीब सी भूरी ऊर्जा भी निकल रही थी। यह एक घातक ऊर्जा थी। तस तस उद्धरण चिन्ह। अत्यंत शक्तिशाली धूसर ऊर्जा बहुत तेजी से आगे बढ़ी और उसके साथ एक लंबी और दर्दनाक चीख सुनाई दी। उस प्रहार ने सांप को 2 हिस्सों में साफ साफ काट दिया था। धूल का एक बादल हवा में उठा और सांप जमीन पर गिर पड़ा। अंधकार के अजगर का शरीर अभी भी जमीन पर तड़प रहा था, मानो उसे अपनी मृत्यु पर विश्वास ही न हो। लिन फैंग ने अपनी लंबी तलवार से अजगर की खोपड़ी को भेद दिया और इस क्रिया के साथ ही वह पूरी तरह से हिलना डुलना बंद कर दिया। वातावरण एक बार फिर शांत हो गया। लिन फैंग ने दूसरे स्तर के लिंग के भयंकर जानवर अंधकार के अजगर को मारने में कामयाबी हासिल कर ली थी। घातक तलवार, ब्लैक विंड माउंटेन में इन 2 दिनों तक खून से लथपथ रहने के बाद लिन फैंग की तलवार को सचमुच घातक कहा जा सकता है। लिन फैंग आगे बढ़ा और अंधकार के अजगर के शरीर से कीमती वस्तुएं उठाईं और फिर संप्रदाय की ओर चल पड़ा। 2 दिन बीतने के बाद ही खूंखार जानवरों का सैलाब इतना कम हो गया था कि अब वह सैलाब जैसा नहीं लग रहा था। ऐसा प्रतीत हो रहा था कि आने वाले दिनों में कुलीन शिष्यों की परीक्षा शुरू होने वाली है। अचानक उमड़ी भयंकर राक्षसी भीड़ जितनी तेजी से आई थी, उतनी ही तेजी से गायब भी हो गई। ब्लैक विंड माउंटेन के किनारे पर केवल कुछ ही चीले के भयंकर राक्षसी जानवर बचे थे और बड़ी संख्या में मरे हुए राक्षसी जानवर भी मौजूद थे। वहां केवल खूंखार जानवरों के शव ही नहीं थे, बल्कि मानव शव भी थे, जो ये दर्शाते थे कि कुछ शिष्यों ने खूंखार जानवरों के प्रकोप से लड़ते हुए अपनी जान गंवाई थी। जमीन पर खून की धाराएं लगातार बह रही थी, मानो पहाड़ से नीचे बहती हुई खून की नदी हो। इससे पता चलता था कि खूंखार जानवरों का प्रकोप कितना भयानक और क्रूर था कि उसने ऐसा दृश्य उत्पन्न कर दिया। उस बाढ़ में अधिकतर कमजोर और खूंखार जानवर ही थे। अगर अधिक शक्तिशाली और खूंखार जानवरों की बाढ़ आती तो उस संप्रदाय का क्या होता? पर्वत की तलहटी में अभी भी यूनहाई संप्रदाय के बहुत से शिष्य मौजूद थे। इनमें से अधिकांश साधारण शिष्य थे जो ची स्तर के भयंकर जानवरों से लड़ रहे थे। वे इस लड़ाई का उपयोग अपने कौशल को निखारने के साथ साथ बहुमूल्य वस्तुएं एकत्र करने के लिए कर रहे थे। हाँ, लिंग स्तर का एक भयंकर जानवर है, उसे भागने से रोकने की कोशिश करो और फिर मैं उसे मार डालूंगा। उसी क्षण एक स्पष्ट और मधुर आवाज पूरे वातावरण में गूंज उठी, जिसके बाद एक बेहद तेज हंसी सुनाई दी। कुछ लोगों ने देखा कि यूनहाई के 2 साधारण शिष्य मिलकर लिंग स्तर के एक भयंकर जानवर से लड़ रहे थे। दरअसल उनके सामने एक भयानक गैंडा खड़ा था। उनके और उस भयानक गैंडे के बीच खूंखार जानवरों के शव पड़े थे। दोनों साधारण शिष्य उन्हें अनदेखा करते हुए प्रतीत हो रहे थे। उनका पूरा ध्यान अपने सामने खड़े प्रतिद्वंद्वी पर केंद्रित था और वे उसके शरीर से मिलने वाली बहुमूल्य वस्तुओं के लालच से भरे हुए थे। भयानक गैंडा अत्यंत बलवान है और उसकी सबसे बड़ी खूबी उसकी रक्षा करने की क्षमता है। क्या तुम्हें लगता है कि तुम उसे मार सकते हो? एक दुबले पतले युवक ने कहा। उसका नाम पो जून था। वह भयानक गैंडे को घूर रहा था, जिसकी आंखें खून की प्यासी और हिंसक लग रही थीं। चिंता मत करो पो जून, क्या तुम्हें मेरी क्षमताओं पर भरोसा नहीं है? पो जून नाम के दुबले पतले युवक ने दूसरे शिष्य को देखकर बस मुस्कुरा दिया। दूसरा शिष्य अपनी क्षमताओं को लेकर काफी आश्वस्त लग रहा था। मुझे सिर्फ खुद पर ही भरोसा है, पो जून ने कहा। लेकिन उसी समय उसने अपने हाथ में पकड़ी हुई 2 बेंतें उठाईं और उन्हें उस भयानक गैंडे पर फेंक दिया ताकि उसे वहीं बांध सके। रररहमा, भयानक गैंडा क्रोधित हो गया और इधर उधर हिलने की कोशिश करने लगा, लेकिन मानो वह स्वतंत्र रूप से हिल नहीं पा रहा था। समय के साथ उसका क्रोध और बढ़ता जा रहा था। पो जून को वह जानवर इधर उधर पटक रहा था, लेकिन फिर भी वह शांत था। वह बेंतों को मजबूती से पकड़े हुए था और उनका इस्तेमाल करके भयानक गैंडे को बांधने की कोशिश कर रहा था। वह आखिरकार भयानक गैंडे को एक जगह पर जकड़ने में कामयाब हो गया था। अभी हमला करो, पो जून चिल्लाया। चिल्लाने की कोई जरूरत नहीं थी, क्योंकि उसका दोस्त पलक झपकते ही वहां पहुंच गया और उस भयानक गैंडे पर हमला कर दिया। घिनौना गैंडा जमीन पर जोर जोर से पैर पटक रहा था, जिससे धूल का गुबार उठ रहा था। वह उन्माद में आ गया था। पो जून के दोस्त ने दोनों हथेलियों से गैंडे पर जबरदस्त हमला किया। भयानक गैंडा जोर से दहाड़ा। एक ही वार से उस जानवर की तुरंत और बेरहमी से मौत हो गई। पो जून, कैसा रहा? क्या मेरे साथ सहयोग करना एक गलती थी? उस बलवान युवक ने मुस्कुराते हुए पूछा।
उसी क्षण पो जून आगे बढ़कर शव से सभी कीमती सामान निकालने लगा था। जब आप लिंग ची स्तर तक पहुंच जाते हैं तो ये सचमुच एक अलग ही स्तर होता है। आपकी आत्मा आपको कुछ विरोधियों से निपटने के लिए पर्याप्त शक्ति प्रदान करती है। लिन फैंग ने सोचा, जिसने देखा कि पो जून ने भेद का इस्तेमाल किया था। स्पष्ट रूप से यह उसकी आत्मा थी। यह मोशी की आत्मा के समान थी। बेशक मोशी और पो जून की शक्ति एक ही स्तर पर नहीं थी। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि इस आदमी की ताकत में इतना सुधार हो जाएगा। लिन फैंग मुस्कुरा रहा था। फिर वह उन दो युवकों की ओर बढ़ा जो अपनी कीमती चीजें उठा रहे थे। कौन? उसी क्षण पो जून तेजी से मुड़ा। उसके शरीर से एक अत्यंत शक्तिशाली ऊर्जा का प्रवाह हुआ और उसके दोनों बेत लिन फैंग की ओर बढ़ने लगे। लिन फैंग हैरान था। उसने सोचा भी नहीं था कि पो जून का रक्षा घेरा इतना चौड़ा होगा और वह किसी के करीब आने का आभास होते ही इतनी जल्दी हमला कर देगा। लिन फैंग बहुत तेजी से एक तरफ हट गया और उसके शरीर से एक शक्तिशाली तलवार की ऊर्जा निकली जो सीधे पो जून पर जा गिरी, जिससे वह तीव्र दबाव के कारण लगभग दम घुटने लगा। पो जून, बस करो, वह मेरा दोस्त है। सामने का दृश्य देखकर उस बलवान युवा शिष्य ने तुरंत मुड़कर कहा। उसी क्षण पो जून ने बेत वापस खींच लिए और उसे जकड़ रही ऊर्जा भी गायब हो गई। वह सतर्क रहा और लिन फैंग पर कड़ी नजर रखता रहा। वो आदमी तो अविश्वसनीय रूप से ताकतवर है। हाँ, लिन फैंग, आखिरकार तुम दिख ही गए। मैं तुम्हें ढूंढने 1 दर्जन से ज्यादा बार आया, लेकिन तुम कहीं नहीं मिले। मुझे लगा था कि तुमने यून हाई संप्रदाय हमेशा के लिए छोड़ दिया है। बाद में पता चला कि वह बलवान युवा शिष्य लिन फैंग का मित्र हान मान था। मैं अभी थोड़ी देर पहले ही लौटा हूँ। लिन फैंग ने मुस्कुराते हुए कहा और फिर बोला, हान मान, अब तुम लिंग स्तर के एक भयंकर जानवर को मार सकते हो। तुमने बहुत तेजी से तरक्की की है। जब लिन फैंग यांगझो शहर के लिए रवाना हुए थे तब हान मान केवल 8वें ची स्तर पर थे। इतने कम समय में हान मान ने आश्चर्यजनक रूप से लिंग ची स्तर को पार कर लिया था। लिन फैंग चकित थे। बेशक वे हान मान के लिए बेहद खुश भी थे। उनके ज्यादा दोस्त नहीं थे, लेकिन वे हान मान को अपने खास दोस्तों में से एक मानते थे। हाँ, मैं लिंग ची स्तर तक पहुंच गया हूं, लेकिन इस बार तो बस किस्मत का साथ मिला। हान मान ने सिर खुजाते हुए कहा और फिर बोला, अच्छा वैसे लिन फैंग, तुम्हारा क्या हाल है? तुम मुझसे कहीं ज्यादा ताकतवर हुआ करते थे। अब तुम कितने ताकतवर हो गए हो? मैं तो बस एक साधारण शिष्य हूँ, लिन फैंग ने अपने चेहरे पर एक बड़ी शरारती मुस्कान के साथ कहा। लिन फैंग हान मान के दोस्त पो जून को देख रहा था। उस लड़के के चेहरे पर एकदम सख्त भाव थे। ऐसा लग रहा था मानो अगर लिन फैंग ने कोई गलती की तो वह उसे मार ही डालेगा। अगर ऐसा हुआ तो हान मान के लिए हालात पेचीदा और अनिश्चित हो सकते थे। अरे हाँ, मैं आप दोनों का परिचय कराना भूल गया था। लिन फैंग, ये पो जून है। ये बेहद ताकतवर हैं, लेकिन बेहद विवेकशील और संयमी हैं, उन आम शिष्यों के विपरीत जो किसी पद के कारण खुद को सर्वश्रेष्ठ समझते हैं। ये उनसे कहीं अधिक शक्तिशाली भी हैं। हान मान ने मुस्कुराते हुए उन दोनों का एक दूसरे से परिचय कराते हुए कहा। पो जून, ये लिन फैंग है। ये मेरे लिए भाई जैसा है। मुझे उम्मीद है कि तुम भी इससे अच्छे दोस्त बन जाओगे। मैं सबसे पहले उन बहुमूल्य वस्तुओं को ले जा रहा हूं जो हमने अभी अभी प्राप्त की हैं। पो जून ने ठंडे और उदासीन भाव से कहा। फिर वह मुड़ा और अपना काम जारी रखा। उसने एक खंजर निकाला और उस जानवर को चीरकर उसमें से उन सामग्रियों को निकाला जिन्हें संप्रदाय में बेचा जा सकता था। लिन फैंग, चिंता मत करो, पो जून का स्वभाव ही ऐसा है। वह बहुत ही शांत स्वभाव का व्यक्ति है, लेकिन वह एक अच्छा इंसान है। लिन फैंग ने इसे अनदेखा किया और मुस्कुराता रहा। पो जून और लिन फैंग दोस्त नहीं थे, इसलिए पो जून का उससे बात न करना कोई मायने नहीं रखता था। किसी अजनबी के व्यवहार से नाराज होने की कोई जरूरत नहीं थी। हान मैन, सब लोग तो जाने लगे हैं, तुम अभी भी यहाँ लड़ क्यों रहे हो? कुलीन शिष्य परीक्षा के कारण उनमें से कई लोग चले गए हैं। चूंकि हम पहले से ही यहाँ थे, हमने सोचा कि हमें संप्रदाय के साथ व्यापार करने के लिए कुछ और कीमती वस्तुएं प्राप्त कर लेनी चाहिए। हम आसपास के क्षेत्र में बचे हुए केवल 2 लिंग ची स्तर के शिष्य हैं, इसलिए कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। अब केवल ची स्तर के शिष्य ही बचे हैं। क्या आप एलीट डिसाइपल परीक्षा की तैयारी नहीं कर रहे हैं? लिन फैंग अचंभित रह गया और खुद को पूछने से रोक नहीं पाया। जरूर, मैं शामिल हो जाऊंगा। अभी देर नहीं हुई है। मेरे पास और धन इकट्ठा करने के लिए अभी भी कुछ समय है। हाँ, हान मान पहले जैसा ही था, हमेशा मुस्कुराता हुआ और सकारात्मक। लिन फैंग को कभी कभी लगता था कि वह किसी सीधे सादे इंसान से बात कर रहा है, लेकिन कम से कम ऐसे लोग ईमानदार और सच्चे होते हैं। उनके मन में कोई बुरी भावना नहीं होती और उनके साथ घुलना मिलना आसान होता है। पो जून, कोई बात नहीं, इस इलाके में कुछ भी कीमती नहीं है और मुझे नहीं लगता कि हमने कुछ खोया है। हान मान ने पो जून की ओर देखते हुए कहा। ठीक है, चलो चलते हैं। पो जून ने सिर हिलाते हुए कहा। उसने कीमती सामान से भरा थैला उठाया और खड़ा हो गया। लिन फैंग, तुम्हें भी चलना चाहिए। चलो साथ चलते हैं। हान मान ने लिन फैंग से कहा और फिर पूछा, लिन फैंग, बताओ अब तुम कितने ताकतवर हो? लिन फैंग ने कुछ देर सोचा और फिर सिर हिलाया। वह वास्तव में अपनी शक्ति का सही आकलन नहीं कर पा रहा था। शायद उसे अपनी वर्तमान शक्ति का सही आकलन करने के लिए तीसरे लिंग ची स्तर के किसी योद्धा से लड़ना होगा। ... तुम्हें रहस्यमय बने रहना बहुत पसंद है और तुम मुझसे इतनी सारी बातें छुपाते हो। क्या तुम एक भयानक गेंडे का सामना कर पाओगे या नहीं? हान मान ने पूछा, जिसकी जिज्ञासा असहनीय हो गई थी। उसे जानना ही था, एक विशालकाय गेंडे का अकेले सामना कर पाओगे? हान मान के इस सवाल को सुनकर पो जून ने सोचा। लिन फैंग की शक्ति निश्चित रूप से लिंग ची स्तर की थी। कुछ क्षण पहले ही लिन फैंग की तलवार से निकली ची ने उसे लगभग दम घोट दिया था और उसके शरीर पर अत्यधिक दबाव डाला था।
अगर वे आमने सामने होते तो लिन फैंग पो जून को पल भर में ही हरा देता, और पो जून को पूरा यकीन था कि वह अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल भी नहीं कर रहा होता। पो जून इस युवक की ताकत का अंदाजा नहीं लगा सकता था। हालांकि घिनौने गैंडे की रक्षा क्षमता बेहद उच्च थी, फिर भी लिन फैंग को अपनी तलवार से उसे मारने में कोई समस्या नहीं हुई। मैं इसे संभाल लूंगा, लिन फैंग ने अपनी नाक छूते हुए कहा। एक भयानक गैंडे से निपटना। उसने पहले भी एक गैंडे को एक ही बार में मार गिराया था, लेकिन तब भी उसे अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल नहीं करना पड़ा था। हे तुम लोग तो लिंची स्तर तक पहुंच चुके हो। इस बार हम तीनों शायद एलीट शिष्य परीक्षा पास कर लेंगे और एलीट शिष्य बन जाएंगे। उसके बाद हम खूब मेहनत करके यूनहाई संप्रदाय के स्तंभ बन सकेंगे। हान मान ने चेहरे पर बड़ी मुस्कान लिए खुशी से कहा। लिंगची स्तर के ये तीनों शिष्य अगर साथ मिलकर काम करें तो वाकई बड़ी बड़ी उपलब्धियां हासिल कर सकते हैं। पंथ के लिए मेहनत करूं, ये किसका फैसला है? पो जून ने बेअदबी से पूछा। उसे लगा कि हान मान सचमुच भोली है। हमें लिन फैंग को फैसला करने देना चाहिए। वह सचमुच प्रतिभाशाली है और उसमें मुझसे कहीं अधिक क्षमता है। भले ही वह अभी मुझसे कमजोर हो, लेकिन भविष्य में वह शायद मेरी शक्ति को पार कर जाएगा। वह हमेशा कमजोरों की रक्षा के लिए खड़ा रहा है। उसने मेरी जान बचाई। वह जो भी कहे मैं हमेशा उसकी बात मानूंगा। हान मान ने अत्यंत सरल भाव से कहा। मेरा क्या होगा? पो जून ने पूछा। तुम और मैं बहुत ताकतवर हैं, लेकिन चूंकि मैं लिन फैंग की बात मानता हूं, तो तुम्हें भी जाहिर तौर पर लिन फैंग की बात माननी चाहिए। हान मान ने कहा, जो बेहद सरल और पूरी तरह से बेतुका लग रहा था। लिन फैंग अवाक रह गया और स्तब्ध होकर उसे देखता रहा। वह लड़का कितना भोला था और उसकी सोच कितनी सरल थी। पो जून ऐसे भोले भाले बयानों से कभी प्रभावित नहीं होता। भला कौन होता? तूफानी घाटी में एक विशाल भीड़ जमा हो गई थी, जो लगभग अंतहीन प्रतीत हो रही थी। ये भीड़ जीवन और मृत्यु के अखाड़े के सामने एकत्रित थी। वे सभी यूनहाई संप्रदाय के युवा शिष्य थे, जो आपस में उत्साहपूर्वक बातें कर रहे थे। शिष्यों की संख्या इतनी अधिक थी कि वे सभी कंधे से कंधा मिलाकर खड़े थे। ऊपर से देखने पर वे हजारों हजारों चींटियों की तरह लग रहे थे। खाई के चारों ओर फैली चट्टानों की चोटी पर भी लोगों की एक बड़ी भीड़ खाई की ओर नीचे देख रही थी। वे सभी अखाड़े में मौजूद लोगों को घूर रहे थे। इन सभी लोगों के चेहरों पर तीक्ष्ण भाव थे। अखाड़े के चारों ओर का वातावरण एक शक्तिशाली ऊर्जा से भरा हुआ था। उस घाटी में कुछ लोग संप्रदाय के औसत शिष्यों की तुलना में अत्यंत बलवान थे। वे संप्रदाय के उच्च कोटि के शिष्य थे। नानगोंग लिंग कई वर्ष पूर्व उन्हीं शिष्यों में से एक थी। नानगोंग लिंग यूनहाई संप्रदाय के उच्च कोटि के शिष्यों और वरिष्ठों के बीच में बैठी थी। कुलीन शिष्य परीक्षा में भाग लेने वाले यूनहाई संप्रदाय के कुछ सबसे महत्वपूर्ण शिष्य थे। कई वर्षों में ये पहली बार था कि इतने सारे साधारण शिष्य कुलीन शिष्य परीक्षा में शामिल हो रहे थे। उनमें से कुछ संप्रदाय के भीतर कुलीन शिष्य बनने वाले थे और कुछ सबसे प्रतिभाशाली प्रतिभागी तो मुख्य शिष्य भी बन सकते थे। बेशक उनमें से कुछ को परीक्षा से पूरी तरह से बाहर कर दिया जाएगा। नियम यही था, लड़ो और जीतो, वरना बाहर हो जाओगे। परीक्षा देने वाले साधारण शिष्यों को मौजूदा कुलीन शिष्यों से मुकाबला करना पड़ सकता था। ये मुकाबले बेतरतीब ढंग से आयोजित किए जाते थे। यदि साधारण शिष्य जीत जाता तो संभवतः उसे कुलीन शिष्य बनने के लिए चुना जाता। यदि कुलीन शिष्य हार जाता तो उसकी प्रतिष्ठा और मान सम्मान दोनों धूमिल हो जाते। इसी आधार पर यदि कोई विशिष्ट शिष्य मुख्य शिष्य बनना चाहता है तो उसे एक मुख्य शिष्य से युद्ध करना होगा और जीतना होगा। यदि कोई विशिष्ट शिष्य मुख्य शिष्य को हरा देता है तो वह मुख्य शिष्यों में से एक बन सकता है और निश्चित रूप से यूनहाई संप्रदाय के उच्च पदस्थ सदस्यों से बहुत प्रतिष्ठा और सम्मान प्राप्त करेगा। नियम बहुत सरल थे। आपको बार बार लड़ना पड़ता था। एक कुलीन शिष्य से लड़ने पर एक साधारण शिष्य को पदोन्नति का मौका मिलता था। कुलीन शिष्य परीक्षा में कुछ लोग जीतने पर घमंडी मुस्कान लिए हुए थे, जबकि कुछ बाहर होने पर निराश दिख रहे थे। यह इस साल में पहली बार था कि सभी साधारण शिष्य, विशिष्ट शिष्य और मुख्य शिष्य एक ही स्थान पर उपस्थित थे। इस साल ये दूसरी बार था जब साधारण, विशिष्ट और मुख्य शिष्यों को रैंकिंग दी जाने वाली थी। चाहे वह साधारण शिष्य हो, कुलीन शिष्य हो या शीर्ष 10 में शामिल कोई प्रमुख शिष्य हो, उसे संप्रदाय के भीतर असीम प्रतिष्ठा प्राप्त होती थी। इसके अलावा जो शिष्य सबसे अधिक क्षमता दिखाते थे और शीर्ष स्थान प्राप्त करते थे, उन्हें बहुमूल्य पत्थर, हथियार, गहन औषधियां या शायद अत्यंत शक्तिशाली कौशल की पुस्तकें जैसे बड़े पुरस्कार प्राप्त होते थे। जाहिर है, जो शिष्य श्रेष्ठ और मुख्य शिष्य बाहर हो जाते या अच्छा स्थान प्राप्त नहीं कर पाते, उन्हें अपमानित होना पड़ता। यदि शिष्य का भाग्य साथ नहीं देता तो प्रतिद्वंदी बहुत शक्तिशाली हो सकता था और ऐसे में हार निश्चित थी। यही कारण है कि सभी शिष्य सर्वश्रेष्ठ परिणाम प्राप्त करने के लिए अपनी पूरी शक्ति से लड़ते थे। प्रतिद्वंदी को कम आंकने के कारण हारना शर्म और अपमान का कारण बनता था। लिन फैंग और उसका दल जीवन और मृत्यु के अखाड़े में पहुंच गया था। जब वे पहुंचे तब तक कुलीन शिष्य परीक्षा शुरू हो चुकी थी। संयोगवश साधारण शिष्य कुलीन शिष्यों को चुनौती दे रहे थे। उस समय लाइफ और डेथ एरेना के पथरीले मंच पर दो लोग आपस में लड़ रहे थे। लड़ाई बेहद तीव्र थी और दर्शक इसे बड़ी बारीकी से देखते हुए लगातार इस पर चर्चा कर रहे थे। ये लियू फी है, उसने पहले कहा था कि उसने लिंगची स्तर को पार कर लिया है। जाहिर है ये सच है। वो बेहद खूबसूरत है और साथ ही बेहद ताकतवर और शक्तिशाली भी। काश वो भविष्य में मेरी पत्नी बन जाए। हान मान, जो लियू फी की लड़ाई को देख रही थी, हंसते हुए बोली। लियू फी कई युवा शिष्यों का सपना थी। वे सभी उसे अपनी प्रेमिका बनाना चाहते थे। लियू फी यूनहाई संप्रदाय में अपनी अत्यधिक सुंदरता के लिए प्रसिद्ध थी। कई युवा शिष्य अपना पूरा जीवन इसी संप्रदाय में बिताते थे और यहाँ तक कि इसी संप्रदाय से शादी भी कर लेते थे। यही कारण था कि कई पुरुष, जिनमें कुछ प्रतिभाशाली और यहाँ तक कि मुख्य शिष्य भी शामिल थे, उसे पाने की इच्छा रखते थे। अफवाहों के अनुसार लियू फी खूबसूरत थी और वह एक वास्तविक प्रतिभाशाली थी।
दूसरे शब्दों में वह अद्भुत थी। हाँ, जाओ और उससे शादी का प्रस्ताव रखो। लिन फैंग ने हान मान पर हंसते हुए कहा। उस मूर्ख ने ऐसी बात सोचने की हिम्मत भी कैसे की। लियू फी उसके लिए बहुत ज्यादा टॉमबॉय थी। वह उग्र और जिद्दी थी, वह एक पल भी नहीं टिक पाएगा। हे, मुझे लगता है कि मैं काफी ताकतवर हूँ, लेकिन मुझे नहीं लगता कि मैं उससे रिझा पाऊंगा। हान मान हंसते हुए और अपना सिर खुजाते हुए बोला। फिर उसने लिन फैंग की ओर देखते हुए कहा, वैसे लिन फैंग, मैंने सुना है कि तुम और लियू फी की खूब बनती है। वो बहुत खूबसूरत है और तुम बहुत हैंडसम हो, तुम दोनों ही प्रतिभाशाली हो, तुम दोनों एक परफेक्ट जोड़ी बनोगे। मैं? लिन फैंग ने कपकपी के साथ पूछा। उसने कंधे उचकाए और उस कपकपी को झटक दिया। उसे इतना डर था कि कहीं ये सच न हो जाए कि उसे उस रात नींद न आए। लिन फैंग ने अपना सिर उठाया और आसपास के लोगों को देखा। उसकी नजर एक खास व्यक्ति पर टिक गई। मोशी, इस उच्च स्तरीय शिष्य परीक्षा के दौरान मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगा, लिन फैंग ने ठंडी मुस्कान के साथ मन ही मन सोचा। वह मोशी की वजह से ही परीक्षा में इतनी जल्दी पहुंचा था। ऐसा लग रहा था मानो मोशी को कोई बुरी आशंका सता रही हो और उसे ऐसा महसूस हो रहा हो जैसे स्वयं अंधकार उसे घूर रहा हो। उसने अखाड़े की ओर देखना बंद कर दिया और भीड़ पर नजर डाली। वह अपनी आशंका के स्रोत को खोजने के लिए हर किसी पर नजर डाल रहा था। उसी क्षण लियू फी ने अपनी शक्ति का पूरा इस्तेमाल किया और सहजता से युद्ध जीत लिया। जब वह अखाड़े से बाहर निकली तो उसके धनुष और बाणों से एक तेज रोशनी निकल रही थी। लिन फैंग उसे नई निगाहों से देख रहा था। लियू फी के लिए कुलीन शिष्यों में शामिल होना कोई ऐसी बात नहीं थी जिससे उसे बेहद गर्व महसूस होता। उसने चारों ओर देखा और एक गहरी सांस ली। वह लिंगची स्तर तक पहुंच चुकी थी और उसकी आत्मा जागृत हो चुकी थी। उसमें अतीत में अपने पिता जैसी ही आत्मा थी, लेकिन फिर भी वह अपने मन में बसे उस व्यक्ति को हरा नहीं पा रही थी। दुर्भाग्यवश लिन फैंग कुछ कीमती सामान इकट्ठा करने गया था और मोशी के कारण उसकी मौत हो गई। अगर वह अभी भी जीवित होते तो मैं उनसे बहुत कुछ सीख सकता था और निश्चित रूप से अपनी ताकत में काफी सुधार कर सकता था। उसे पता नहीं क्यों, लेकिन लियू फी को अचानक लिन फैंग की याद आ गई। वह परंपरागत और बेलगाम प्रतिभाशाली व्यक्ति, लेकिन उसमें कुछ घृणित पहलू भी थे। अगर उसे विकल्प दिया जाता तो लियू फी एलीट शिष्य परीक्षा में भाग लेने और एक एलीट शिष्य बनने की बजाय लिन फैंग के खिलाफ लड़ना और उसे हराना पसंद करती। उसी समय पवेलियन में रक्षक बेई क्षितिज की ओर खाली निगाहों से घूर रहे थे, जबकि वे लियू फी को देख रहे थे जिसने अभी अभी अपनी लड़ाई जीती थी। बुरा नहीं है लियू फी, सचमुच प्रतिभाशाली हो, लेकिन अपने पिता के स्तर तक पहुंचने के लिए तुम्हें अभी बहुत कुछ करना है। शाही शहर में विकास किए बिना उनकी शक्ति प्राप्त करना मुश्किल होगा। रक्षक बेई के दिमाग में विचारों की बाढ़ आ गई थी। शाही नगर, ये दो शब्द सुनकर वह कांप उठा, लेकिन ये शब्द उसके लिए एकदम स्पष्ट थे। ये बहुत भीड़भाड़ वाला इलाका था। शहर के रोजमर्रा के जीवन में कई राजनीतिक दांवपेच शामिल थे। ये कई शक्तिशाली साधकों का जमावड़ा स्थल था। कांग लैन अभी भी उसकी रक्षा के लिए वहां मौजूद था, लेकिन अगर वह नहीं होता तो शायद लियू फी मुसीबत में पड़ जाती। मैं लिन फैंग को शाही शहर भेजना चाहता था। इससे न केवल उसका पदक्रम बढ़ता और वह अधिक महत्वपूर्ण हो जाता, बल्कि वह अधिक शक्तिशाली साधकों से भी लड़ पाता। साथ ही वह कांग लैन की मदद भी कर सकता था और शायद उसे वहां अपना भाग्य मिल जाता। इन सब बातों को सोचते हुए रक्षक बेई का क्रोध भड़क उठा और वह मोशी को एक बार फिर मारना चाहता था। मोशी ने ही लिन फैंग की हत्या की थी और इसी वजह से रक्षक बेई को धीरे धीरे एहसास हुआ कि उसका सपना पूरा नहीं हो सकता। और ये दर्द भरे विचार खून की धारा की तरह बहने लगे और उसका चेहरा गुस्से से लाल हो गया। लिन फैंग को पता नहीं था कि इतने सारे लोग उसे याद करते हैं। उसी क्षण उसकी नजर किसी और पर पड़ी। लिन फैंग, तुम भी यहाँ हो, क्या संयोग है। जिंग यून लिन फैंग की ओर बढ़ रही थी। उसका चेहरा वसंत ऋतु की तरह ताजा और पवित्र लग रहा था। कितना बढ़िया संयोग है। लिन फैंग ने जिंग यून की ओर देखते हुए मुस्कुराते हुए कहा। हान मान, जिंग यून और लिन फैंग आखिरकार बेहद लंबे समय के बाद फिर से एक साथ थे। यह कोई संयोग नहीं है, इसे भाग्य कहते हैं, हान मान मुस्कुराते हुए बोली। जिंग यून, मैं समूह में सबसे बड़ी हूँ, फिर भी तुमने सिर्फ लिन फैंग को क्यों देखा, मुझे क्यों नहीं। लिन फैंग हान मान को घूर रहा था। ये सच नहीं हो सकता। तुम्हारे जैसे इंसान को कौन जानता होगा। जिंग यून ने मुंह बनाते हुए पूछा। ठीक है, अगर तुम मुझे नहीं जानते तो मुझे चले जाना चाहिए। मुझे याद आ रहा है कि एक युवती रोज लिन फैंग का इंतजार करती थी, ये सोचकर कि वह उसे फिर कब देखेगी। हान मान ने चेहरे पर बनावटी मुस्कान लिए कहा। लिन फैंग अवाक रह गया। आखिर ऐसी लड़की कब से थी, मुझे ऐसी बात कैसे पता होगी। जिंग यून ने शर्माते हुए जवाब दिया। वह इतनी कोमल और मनमोहक लग रही थी कि दिल पिघल गया। हान मान अपनी हंसी नहीं रोक पाए। उनके बगल में खड़ा पो जून लिन फैंग को देखकर व्यंग्यात्मक मुस्कान लिए हुए था। लिन फैंग पर हंसने में उसका साथ देना वाकई निर्दयी था। तुम लोग अपना गंदा मुंह बंद कर सकते हो क्या। उसी क्षण एक ठंडी आवाज ने उन पर चिल्लाया जिसने उनके अच्छे मूड को खराब कर दिया। वे सब बोलने वाले व्यक्ति की ओर देखने लगे। वह एक विशिष्ट शिष्य था जिसकी पीठ पर तलवार थी और वह उन्हें तिरस्कार भरी निगाहों से देख रहा था। क्या तुम्हें लगता है कि हम तुमसे बात कर रहे थे, हान मान ने गुस्से से कहा। वह आदमी बेहद बदतमीज था, इसलिए हान मान अपना आपा नहीं रोक सका। तुम मौत को दावत दे रहे हो, पीठ पर तलवार लिए शिष्य ने कहा। अचानक उसके शरीर से एक शक्तिशाली ऊर्जा का प्रवाह हुआ। ये तुम हो, लिन फैंग ने कहा। यह सचमुच एक बड़ा संयोग था। लिन फैंग ने उस शिष्य को पहचान लिया। ये वही कुलीन शिष्य था जिसने तूफानी घाटी में हुई लड़ाई के दौरान लियू फी की मदद की थी। ये वही युहाओ था जिसने कहा था कि अगर लियू फी उससे कहे तो वो लिन फैंग को मार डालेगा। उसने सचमुच अपनी पीठ पर रखी तलवार से लगभग 2 बार उसे मार ही डाला था। वो बेहद शक्तिशाली था। लिन फैंग की बात सुनकर युहाओ स्तब्ध रह गया।
उसने ध्यान से लिन फैंग को देखा और फिर उसे याद किया। फिर मुस्कुराते हुए बोला, पिछली बार तो तुम खुशकिस्मत थे कि मैंने तुम्हें मारा नहीं। अब तुम इतने अधीर हो गए हो कि मरना चाहते हो। उदासीन, लिन फैंग ने ठंडी मुस्कान के साथ कहा। उसे बस इस बात का अफसोस था कि पिछली मुलाकात में वह लिंची स्तर तक नहीं पहुंच पाया था, वरना वह अपनी तलवार निकालकर यू हाओ का सिर काट देता। जिंदगी जीने के मामले में मैं बहुत अधीर हूं, आखिर मुझे अभी बहुत लंबा जीवन जीना है। लिन फैंग ने अपने चेहरे पर एक अजीब सी शैतानी मुस्कान के साथ ठंडी मुस्कान बिखेरते हुए कहा, हे मैंने अतीत में कई निकम्मे लोगों से मुलाकात की है, लेकिन मरने के लिए इतना बेताब निकम्मा मैंने कभी नहीं देखा। यू हाओ ने अति अहंकार से कहा। फिर उसने आगे कहा, चूंकि तुम सचमुच मरना चाहते हो तो मैं तुम्हारा लक्ष्य हासिल करने में तुम्हारी मदद करूंगा। एलीट डिसाइपल परीक्षा के अंत तक इंतजार करो, फिर मैं तुमसे निपटूंगा। संप्रदाय के अधिकांश लोगों के लिए एक साधारण शिष्य का कोई महत्व नहीं था। उन्हें मनमर्जी से मारा जा सकता था और किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता था, खासकर तूफानी घाटी के जीवन मरण के अखाड़े में। मैं तुम्हें एलीट डिसाइपल परीक्षा समाप्त होने से पहले मुझे मारने का मौका दूंगा। लिन फैंग ने सिर हिलाते हुए कहा, मानो उसने कोई फैसला कर लिया हो। यू हाओ असमंजस में था और उसे समझ नहीं आया कि लिन फैंग का क्या मतलब है। इसके तुरंत बाद लिन फैंग जीवन और मृत्यु के अखाड़े की ओर चल पड़ा। लिन फैंग, तुम क्या कर रहे हो? जिंग यून ने डर से कांपते हुए चिल्लाकर कहा। जिंग यून, तुम्हें लिन फैंग पर भरोसा रखना होगा। वो लड़का हमेशा चौंकाने वाले कारनामे करता है, हान मान ने जिंग यून को दिलासा देते हुए कहा। हालांकि उनकी दोस्ती को ज्यादा समय नहीं हुआ था, फिर भी हान मान लिन फैंग की बहुत इज्जत करती थी। वो हद से ज्यादा सनकी था, लेकिन सच में एक जीनियस था। अपने दोस्तों की बात आती तो वो पल भर में किसी से भी लड़ने को तैयार हो जाता था। हर बार जब वे मिलते, लिन फैंग कुछ ऐसा करता जिसकी किसी को उम्मीद नहीं होती थी। जिंग यून ने चिंता न करने की कोशिश की, लेकिन उसका मन थोड़ा शांत हुआ। उसने हान मान की ओर देखा और सिर हिलाया। हाँ, ऐसा लग रहा था कि लिन फैंग फिर से कुछ खतरनाक और अप्रत्याशित करने वाला है। जिंग यून को लिन फैंग की चिंता होना लाजमी था। जीवन मृत्यु अखाड़े में जाकर किसी कुलीन शिष्य को चुनौती देना आसान काम नहीं था। संप्रदाय में कुलीन शिष्य बनने के लिए सबसे पहले असाधारण शक्ति की आवश्यकता होती थी, भाग्य का कोई महत्व नहीं था। कुलीन शिष्य बनने का एकमात्र तरीका था किसी पूर्व कुलीन शिष्य से अधिक शक्तिशाली होना। यू हाओ ने भौहें चढ़ाईं। उसने अभी तक कोई जवाब नहीं दिया था। हान मान और जिंग यून समझ गए थे कि लिन फैंग क्या करना चाहता है, क्योंकि वे उसके दोस्त थे और उसे समझ सकते थे। इसके अलावा यू हाओ बेहद घमंडी था, वह कैसे कल्पना कर सकता था कि लिन फैंग क्या करना चाहता है। यू हाओ ने लियूफी को देखकर मुस्कुराया, जो पहले ही अखाड़े से बाहर निकल चुकी थी। वह लियूफी की ओर बढ़ा। इतनी खूबसूरत लड़की को ध्यान की जरूरत थी और उससे बेहतर उसे यह ध्यान कौन दे सकता था। जीवन और मृत्यु का अखाड़ा बहुत विशाल था। शिष्य अलग अलग पथरीले युद्ध मैदानों पर एक दूसरे से लड़ सकते थे। हालांकि लड़ाइयां यादृच्छिक रूप से चुनी जाती थीं, वे अपनी इच्छा से आपस में भी लड़ सकते थे। हालांकि ऐसा प्रतीत होता था कि सबके बीच एक अलिखित समझौता था कि अगर पहले से ही बहुत सारे लोग लड़ रहे हों तो लड़ाई के मैदान में कदम नहीं रखा जाएगा। ये दर्शकों के लिए भी फायदेमंद था, क्योंकि वे एक समय में केवल सीमित मात्रा में ही कार्रवाई पर ध्यान केंद्रित कर सकते थे। अगर सभी लोग लड़ने लगते तो जल्दी ही अराजकता फैल जाती। जाहिर है, किसी ने भी सर्वोच्च मंच पर कदम रखने की योजना नहीं बनाई थी। साधारण शिष्य अपनी क्षमताओं पर जरूरत से ज्यादा आत्मविश्वास नहीं दिखाना चाहते थे। अपनी शक्तियों का जरूरत से ज्यादा आकलन करने से संप्रदाय के वरिष्ठों पर बुरा प्रभाव पड़ता। केवल सच्चे प्रतिभाशाली, सबसे कुशल शिष्य ही सर्वोच्च मंच पर चढ़ने और पूरे समूह को चकित करने का साहस करते थे। उसी क्षण वांग मांग ने लाइफ एंड डेथ एरेना के भीतर एक मंच पर कदम रखा। लेकिन उसी क्षण उसने देखा कि कोई और भी उस पर सवार होना चाहता था। अरे दोस्त, वांग मांग ने लिन फैंग का ध्यान आकर्षित करने के लिए मुस्कुराते हुए कहा। वह तीसरे दर्जे का साधारण शिष्य था। वह बेहद बलवान था और उसमें एक ऐसे शिष्य का घमंड था जिसने अभी तक दुनिया नहीं देखी थी। उसे लगा कि लिन फैंग को पता चल जाएगा कि वह मंच पर जाना चाहता है और उसे पहले जाने देगा। लेकिन वांग मांग ने यह नहीं सोचा था कि लिन फैंग उसे घूर कर देखेगा और अभिवादन के जवाब में सिर हिलाएगा, लेकिन उसका चेहरा उदासीन था। फिर वह लड़ाई के मंच की ओर बढ़ता चला गया। ऐसा लग रहा था कि लिन फैंग उसे पहले जाने नहीं देगा। वांग मांग ने भौहें चढ़ाईं। वह सभी साधारण शिष्यों में बेहद प्रसिद्ध था। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि लिन फैंग उसे नजरअंदाज करके पहले जाने देगा। वह कुछ बोलना चाहता था पर अवाक रह गया। जो कुछ हुआ था उससे वह स्तब्ध था। उसने बोलने के लिए मुंह खोला पर एक भी शब्द नहीं निकला। पागल मूर्ख, वांग मांग ने गुस्से से भरी धीमी आवाज में कहा। वह तुरंत वापस वहीं खड़ा हो गया जहां वह पहले खड़ा था। वह दूसरा शिष्य केंद्रीय युद्ध मंच की ओर बढ़ रहा था। कितनी गुस्ताखी! यह पहली बार था जब किसी ने इस पर जाने की हिम्मत की थी। वांग मांग ही नहीं, बल्कि पूरी भीड़ उस खास फाइटिंग स्टेज पर किसी को जाते देख दंग रह गई। सबकी आंखें फटी रह गईं। भीड़ में शोर मच गया और सब सोचने लगे कि आखिर वो आदमी कौन है। ये वही है, तो क्या वो काल्पनिक दानव का शिकार नहीं बना? हैरानी की बात है कि वो अभी भी जिंदा है, उस व्यक्ति ने कहा जिसने लिन फैंग को उस समय देखा था जब वो काल्पनिक दानव के काले कोहरे में समा गया था। लिन फैंग को अपने सामने जिंदा और सांस लेते देख वो व्यक्ति दंग रह गया। अरे बाप रे, वो तो पागल है। हान मान, जिंग यून और पो जून तीनों ही दंग रह गए। लिन फैंग ने उन्हें चौंकाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। हालांकि हान मान के चेहरे पर बड़ी सी मुस्कान थी। उसे यह आभास था कि लिन फैंग उससे कहीं अधिक शक्तिशाली है। उसे यह आभास तब भी होता था जब उसने लिन फैंग को देखा नहीं था। वह वास्तव में लिन फैंग की प्रशंसा करता था और मानता था कि उसके पास असाधारण शक्ति है। तूफानी घाटी में मोशी स्तब्ध रह गया।
ये कैसे संभव था? लिन फैंग अभी भी जीवित कैसे हो सकता था? वह महज एक साधारण शिष्य था और उसे एक काल्पनिक राक्षस ने खा लिया था। वह वापस जीवित कैसे हो सकता है? ये वही है। बाकी सब की तरह नानगोंग लिंग भी हैरान था। उसके चेहरे पर राहत साफ झलक रही थी। अब वह रक्षक बेई और रक्षक कोन को बता सकेगा कि लिन फैंग ठीक है और मुशी को इतनी कड़ी सजा नहीं मिलेगी। हाँ, वो नौजवान तो कभी मरता ही नहीं। एक बूढ़े आदमी के बैठे मंडप से एक आवाज आए। ऐसा लग रहा था जैसे वो गाली दे रहा हो, लेकिन असल में वो बहुत खुश था। युवक, तुम मुझे लगातार आश्चर्यचकित करते रहते हो, रक्षक बेई ने मुस्कुराते हुए मन ही मन सोचा। पहली बार जब वह लिन फैंग से मिले थे तब से ही उन पर उनकी अच्छी छाप पड़ी थी। दूसरी बार लिन फैंग ने झांगू की खाई में ढोल बजा दिए थे, जिससे रक्षक कोन और रक्षक बेई दोनों दंग रह गए थे। और इस बार उन्हें एक काल्पनिक दानव ने निगल लिया था और फिर वे बिना किसी चोट के वापस लौट आए थे। वे सचमुच चमत्कारों के राजा थे। उसी क्षण यू हाओ लियूफी के पास आ पहुंचा। उसने फाइटिंग स्टेज पर कदम रख चुके लिन फैंग को देखा और हंसते हुए कहा, फीफी, ये निकम्मा तो कमाल का है कि फाइटिंग स्टेज पर आने की हिम्मत कर रहा है। लगता है ये सच में मरना चाहता है। लियूफी ने भौहें चढ़ाई। उसे यू हाओ द्वारा उपनाम से बुलाना पसंद नहीं था, इसी वजह से उसका मूड खराब हो गया था। फिर उसने लड़ाई के मंच की ओर देखा और उसका चेहरा तुरंत बदल गया। उसकी खूबसूरत आंखें खुशी से भर उठी। वह मरा नहीं है। लियूफी आश्चर्यचकित रह गई और फिर उसके चेहरे पर एक सुंदर और तेजस्वी मुस्कान आ गई। तुम मरे नहीं, ये तो अच्छी बात है। मैं तुम्हें खुद पीटूंगा, मैं तुम्हें अपमानित करूंगा। यू हाओ ने देखा कि लियूफी मुस्कुरा रही थी और मंत्रमुग्ध लग रही थी, लेकिन उसे कुछ समझ नहीं आया। फिर यह सोचकर कि वह उसका हीरो हो सकता है, उसने कहा, फीफी, पिछली बार की तरह तुम्हें बस अपना मुंह खोलना है और जैसे ही वह अपनी चुनौती पूरी कर लेगा, मैं जाकर उस निकम्मे को मार डालूंगा। क्या तुम उसे मार डालोगे? लियूफी ने यू हाओ की ओर देखते हुए पूछा। हालांकि यू हाओ के पास तलवार की शक्ति थी और वह काफी शक्तिशाली था, लेकिन अभ्यास न करने के कारण पिछले 1 साल से उसकी शक्ति में कोई वृद्धि नहीं हुई थी। वह अभी भी लिंगची के पहले स्तर पर था। अगर वह लिन फैंग से लड़ता तो क्या उसके पास जीतने का कोई मौका भी होता? इसके अलावा लियूफी की सबसे बड़ी इच्छा लिन फैंग को हराना थी। जी हाँ, आपको बस अपना सिर हिलाना है और मैं उसकी जान ले लूंगा, यू हाओ ने मुस्कुराते हुए कहा। यू हाओ, उद्धरण चिन्ह। यू हाओ अभी भी मुस्कुरा रहा था जब एक नाराजगी भरी आवाज सीधे उसके कानों में पड़ी। यू हाओ, तुम कहाँ भाग गए हो? आओ और मुझसे लड़ो, धिक्कार है तुम पर। लिन फैंग सबसे ऊंचे युद्ध मंच पर खड़ा था। उसने अपना सिर उठाया और तूफानी घाटी की चट्टानों पर ऊपर से देख रहे सभी लोगों को देखा। वह सबसे ऊंचे स्थान पर, सबसे खतरनाक जगह पर जाकर दुनिया को नीचे से देखना चाहता था। यू हाओ अब भी मुस्कुरा रहा था। वह लड़ाई के लिए तैयार नहीं था। उसे लिन फैंग की बात समझ नहीं आई थी। उसे यह भी समझ नहीं आया था कि लिन फैंग असल में उसे लड़ाई के लिए चुनौती दे रहा है। फिर भी वह लिन फैंग से लड़ना चाहता था। कुलीन शिष्य परीक्षा के दौरान चुनौती मिलना एक अपमान की बात थी, क्योंकि इसका मतलब था कि आप कमजोर हैं। यदि आप कमजोर थे तो लोग आपसे लड़ना चाहते थे। लेकिन उस समय यू हाओ को चुनौती मिल रही थी, और उसे उस व्यक्ति से चुनौती मिल रही थी जिसे वह लियूफी का स्नेह जीतने के लिए मारना चाहता था। हालांकि उसने यह नहीं सोचा था कि उसकी बात खत्म होते ही लिन फैंग उसे चुनौती दे देगा। जाहिर है वह अभी अभी अनगिनत लोगों के सामने अपमानित हुआ था। उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे किसी ने उसके चेहरे पर जोरदार थप्पड़ मारा हो। यू हाओ का चेहरा किसी दानव जैसा लग रहा था। वह क्रूर भाव से लिन फैंग को घूर रहा था। फीफी, वो बंदा मुझे चुनौती देना चाहता है, बढ़िया बात है। मैं उस घटिया आदमी को मार डालूंगा। पहले की तरह यू हाओ को अपनी ताकत पर कोई संदेह नहीं था। वह अब भी खतरनाक भाव लिए मंच की ओर चलने लगा। पूरी भीड़ अचंभित रह गई। लिन फैंग सचमुच पागल था। लिन फैंग ने न केवल सीधे ही युद्ध के सर्वोच्च मंच पर कदम रखा था, बल्कि वह यू हाओ को भी चुनौती दे रहा था। यू हाओ किसी भी तरह से सबसे कमजोर कुलीन शिष्यों में से एक नहीं था। कुलीन शिष्य परीक्षा से पहले साधारण शिष्यों ने विभिन्न कुलीन शिष्यों की प्रोफाइल की जांच कर ली थी। उनके पास एक सूची थी जिसमें उनकी शक्ति के स्तर की विस्तृत जानकारी थी। यू हाओ कमजोर कुलीन शिष्यों से कहीं अधिक शक्तिशाली था। उसके पास तलवार की शक्ति थी और वह बेहद प्रतिभाशाली और बलवान था। वह अधिकांश औसत कुलीन शिष्यों से कहीं अधिक शक्तिशाली था। किसी ने भी उसे चुनौती देने के बारे में सोचा भी नहीं होगा। यू हाओ ने भी यह उम्मीद नहीं की थी कि कोई उसे चुनौती देगा। जैसे ही वह लड़ाई के मंच पर पहुंचा, यू हाओ, जो अभी भी एक दानव की तरह दिख रहा था, बोला, मैं तुम्हें थोड़ा और जीने देना चाहता था, लेकिन तुम अभी से मरना चाहते हो। कितने अधीर हो। मुझे तुमसे निपटने की कोई जल्दी नहीं है, मेरे काम खत्म होने तक इंतजार करो, लिन फैंग ने मुस्कुराते हुए कहा। उसने यू हाओ को देखना बंद कर दिया और भीड़ की ओर मुड़ गया। ली लिन, तुम भी मैदान में उतर आओ। लिन फैंग ने कुलीन शिष्यों के चेहरों पर लगातार अपमानजनक टिप्पणियां की। ली लिन ने शिन चेन पवेलियन में रहते हुए चेन चेन का सामना करने की हिम्मत नहीं की थी, इसलिए उसने लिन फैंग पर अपना गुस्सा निकालने का फैसला किया। लिन फैंग को यह बात अभी भी याद थी और उसने अपना बदला लेने की योजना बनाई। भीड़ में मौजूद हर कोई उसके इस कृत्य को देखकर चकित रह गया। ली लिन, यह तो एक और कुलीन शिष्य का नाम था। आखिर वह एक ही समय में 2 कुलीन शिष्यों को चुनौती देकर क्या करना चाहता था? कुलीन शिष्य परीक्षा के पहले दौर के दौरान सभी को उपस्थित रहना आवश्यक था, कुलीन शिष्यों के साथ साथ मुख्य शिष्यों को भी, क्योंकि संप्रदाय के भीतर किसी अन्य शिष्य द्वारा उन्हें किसी भी समय चुनौती दी जा सकती थी। ली लिन भी इस नियम का अपवाद नहीं थी। जब ली लिन को पता चला कि लिन फैंग उसे चुनौती दे रहा है, तो उसका दिल जोर से धड़कने लगा। वह आदमी शायद लिंगची स्तर तक पहुंच चुका था और बदला लेना चाहता था।
लेकिन फिर ली लिन ने थोड़ा शांत होने की कोशिश की, क्योंकि लिन फैंग ने सिर्फ उसका नाम ही नहीं पुकारा था, बल्कि दो नाम पुकारे थे, उसका नाम और यू हाओ का नाम। यू हाओ ली लिन से कहीं अधिक शक्तिशाली था। उसके पास एक असाधारण तलवारबाजी की शक्ति थी और वह एक प्रतिभाशाली व्यक्ति के रूप में जाना जाता था। लिन फैंग ने तो उसे चुनौती देने का साहस भी किया था, लेकिन संभवतः वह यू हाओ के सामने टिक नहीं पाता और मर जाता। जीवन और मृत्यु के अखाड़े में प्रवेश करते ही ली लिन घबरा गया। जब उसने देखा कि सब लोग उसे देख रहे हैं तो उसका दिल जोर से धड़कने लगा। तुम ये क्या कर रहे हो? उसे भी लड़ाई के मैदान में क्यों ला रहे हो? यू हाओ ने ली लिन की ओर देखते हुए पूछा। वह हैरान था, वैसे भी उसे ली लिन जैसे कमजोर व्यक्ति के साथ रहना बिल्कुल पसंद नहीं था। मैं तुम दोनों से एक साथ लड़ूंगा। लिन फैंग ने यू हाओ को कोई जवाब नहीं दिया और ठंडे लहजे में ये शब्द कहे, जिससे यू हाओ गुस्से से भौहें चढ़ा बैठा। पागलपन, पागलपन। युन हाई संप्रदाय के पूरे इतिहास में, जो 1000 साल पुराना है, किसी ने भी कुलीन शिष्य परीक्षा के दौरान एक ही समय में 2 उच्च श्रेणी के शिष्यों को चुनौती देने का साहस नहीं किया था। साधारण से शिष्य लिन फैंग ने 2 कुलीन शिष्यों को चुनौती दी थी, और उनमें से एक बेहद शक्तिशाली साधक था जिसके पास तलवार की शक्ति थी। लिन फैंग ने पागलपन भरे व्यवहार का नया ही रिकॉर्ड बना दिया था। वह साधारण शिष्य इतना अहंकारी है और स्पष्ट रूप से अपनी शक्ति को बढ़ा चढ़ाकर आंकता है, भले ही वह अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली हो। क्या इस तरह से व्यवहार करना सही है? मो शी ने यह बात ठंडे और अपमानजनक लहजे में कही थी। मो शी न केवल बहुत बलवान था, बल्कि संप्रदाय में उसका उच्च स्थान भी था। इसके अलावा उसके पिता मो कांगलैन उसके पीछे खड़े थे, इसलिए वह अपनी खोई हुई प्रतिष्ठा को कुछ हद तक पुनः प्राप्त करने का प्रयास कर रहा था। नान गोंग लिंग ठंडी निगाहों से मो शी को देख रहा था, लेकिन उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था। यह बताना असंभव था कि वह क्या सोच रहा था। प्रोटेक्टर बेई के बारे में वह बस हंस रहा था और अपना सिर हिला रहा था। इस नौजवान की तो वाकई कोई सीमा ही नहीं है। साथ में तुम खुद को क्या समझते हो, कचरे के टुकड़े? गुस्से से यू हाओ का चेहरा विकृत हो गया और उस पर एक भयानक भाव उभर आया। आखिर वह किस तरह का व्यक्ति था? एक शक्तिशाली तलवारबाज जिसकी तलवार की आत्मा इतनी प्रबल थी, और वह एक कुलीन शिष्य था। यू हाओ लिन फैंग से घृणा करता था। वह लिन फैंग को एक अभिमानी और निकम्मा समझता था। दोनों की तुलना करना धरती और आसमान के अंतर जैसा था। यू हाओ को लगता था कि लिन फैंग के लिए ये सम्मान की बात है कि उसने यू हाओ जैसे कुलीन व्यक्ति को मंच पर बुलाया। लेकिन लिन फैंग ने सिर्फ उसे ही मंच पर नहीं बुलाया था, उसने किसी और को भी बुलाया था। हैरानी की बात यह थी कि वह एक ही समय में 2 लोगों से लड़ना चाहता था। क्या उसके इस कृत्य से यू हाओ अपमानित नहीं हो रहा था? बिल्कुल। तुम क्या सोच रहे हो? अचानक हम दोनों को एक साथ चुनौती दे रहे हो। यू हाओ की तलवारबाजी की शक्ति बहुत प्रबल है, वह बहुत शक्तिशाली है और एक ही वार में तुम्हें मार सकता है। तुम इतने घमंडी कैसे हो सकते हो? ली लिन यू हाओ की चापलूसी कर रहा था और उससे कृपा पाने की कोशिश कर रहा था। फिर यू हाओ अकेले ही सारा काम कर देगा और लिन फैंग को हरा देगा, जबकि ली लिन बस खड़ा होकर देखता रहेगा। तब उसे लड़ना ही नहीं पड़ेगा। जाहिर है कि उसके जैसे बेहद कमजोर शिष्य के लिए यही सबसे अच्छा विकल्प था। यू हाओ को दूसरों से तारीफ सुनना अच्छा लग रहा था। उसके चेहरे पर बड़ी सी मुस्कान आ गई और उसने कहा, हाँ, ली लिन, तुम बिल्कुल सही हो। ऐसे बेकार से साधारण शिष्य के लिए अपनी तलवार निकालना बेकार है। तुम मेरी मदद करो और उसका ख्याल रखो। बिल्कुल, लेकिन ऐसे निकम्मे साधारण शिष्य का यू हाओ को चुनौती देने की हिम्मत करना, उसे अपमानित होना चाहिए। साथ ही शिष्य यू हाओ को उसे दिखाना चाहिए कि तुम और उसमें कितना बड़ा अंतर है। जब ली लिन ने यू हाओ की बातें सुनी तो वह डर गया कि उसे लड़ना पड़ेगा। उसे नहीं पता था कि यू हाओ उससे लड़ना चाहता है या नहीं, इसलिए उसने यू हाओ को अकेले में लड़ने के लिए उकसाने की पूरी कोशिश की। वह सचमुच लिन फैंग से युद्ध नहीं करना चाहता था। वह आदमी हमारे महान संप्रदाय के लिए कलंक है। वह यूनहाई संप्रदाय के सभी सदस्यों को अपमानित कर रहा है। भीड़ में मौजूद लोगों ने ली लिन को देखते हुए कहा, वह कितना बेशर्म था, लेकिन उस आदमी को अपने दृष्टिकोण का बचाव करना ही था। तुम तो बिल्कुल दयनीय हो। लिन फैंग ली लिन पर ताना मारते हुए बोला, ली लिन, जब मैं शिंग चेन पवेलियन में हुनर की तलाश कर रहा था, तब तुमने चेन चेन पर हमला किया और उससे बुरी तरह डर गए, जिससे सब लोग तुम पर हंसने लगे। संयोग से वहां एक और साधारण शिष्य भी था, तो तुमने मुझसे लड़ने का फैसला किया। तुमने मुझे जान से मारने की धमकी भी दी। तुमने कई बार मेरा अपमान किया और मुझे कचरे का टुकड़ा कहा। अब मैं तुम्हें चुनौती देता हूं और तुम डरे हुए लगते हो, ऐसा क्यों? यू हाओ, तुम तो तलवार चलाने की अद्भुत शक्ति रखते हो, क्या प्रतिभा के धनी हो। तुमने उस दिन बिना किसी कारण के मुझ पर हमला किया था। तुमने कहा था कि तुम मुझे कभी भी मार सकते हो, लेकिन लगता है कि तुम बस मुझे धमका रहे थे और अपने से कमजोरों को नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे थे। अब मैं तुम्हारे सामने लड़ने के लिए खड़ा हूं, लेकिन तुम्हारी तलवार कहाँ है? लिन फैंग ने बेहद ठंडे स्वर में कहा। भीड़ में मौजूद हर कोई समझ गया था कि क्या हुआ था। ये दोनों कुलीन शिष्य बहुत ही अभिमानी थे। उन्होंने उस साधारण शिष्य को उकसाया और परेशान किया था, लेकिन अब जब वह शक्तिशाली हो गया था तो वे अपना बदला लेना चाहते थे। यू हाओ का चेहरा क्रूर हो गया और उसने ली लिन से कहा, मैं तुम्हें 3 सेकंड का समय देता हूं, अगर तुमने उस समय के भीतर उस पर हमला नहीं किया तो मैं तुम्हारी साधना शक्ति को नष्ट कर दूंगा। ली लिन गुस्से से आग बबूला था। वह यू हाओ के प्रति घृणा से दांत पीस रहा था। उस दिन यू हाओ ने लिन फैंग को धमकाया था और उसके साथ ऐसा व्यवहार किया था मानो वह कोई महत्वहीन व्यक्ति हो। उस समय लिन फैंग का व्यवहार भी उसके प्रति कुछ हद तक वैसा ही था। ठीक है, मैं शुरू करता हूं और फिर तुम उसे खत्म कर दो। ली लिन ने अपनी इच्छा के विरुद्ध कहा। वह सचमुच खुद को लड़ने के लिए मजबूर कर रहा था। फिर वह लिन फैंग की ओर बढ़ने लगा। लिन फैंग ने अपना सिर हिलाया। उसका अंदाज बेहद हास्यास्पद लग रहा था।
लिन फैंग को सच में आश्चर्य हो रहा था कि वह व्यक्ति एक कुलीन शिष्य कैसे बन गया। भाड़ में जाओ। इसके बाद लिन फैंग ने अपनी हथेली हवा में उठाए और अपने विनाशकारी अष्टम प्रहारों का प्रयोग किया। 4 प्रहार तुरंत हवा को चीरते हुए ली लिन के शरीर पर जा गिरे। धमाका 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 धमाका। ली लिन सबसे कमजोर कुलीन शिष्यों में से एक था। उसकी शक्ति इतनी कम थी कि वह कुछ साधारण शिष्यों का भी मुकाबला नहीं कर सकता था। लिन फैंग ने अपनी पूरी शक्ति का प्रयोग किए बिना ही उस पर एक ही कौशल से प्रहार किया था, जिससे वह हवा में उड़कर जीवन और मृत्यु के अखाड़े के मुख्य मंच के बाहर बुरी तरह गिर पड़ा था। इसके बाद लिन फैंग ने ली लिन को नजरअंदाज करते हुए यू हाओ से कहा, तो तुम किस बात का इंतजार कर रहे हो? मुझे लगा था कि तुम मुझे मार डालोगे। 4 गलतियां, बस इतना ही। ये तो 8 गलतियों का सिर्फ आधा है। कितना हास्यास्पद है। यू हाओ जानता था कि लिन फैंग ने कौन सा हमला किया था। यूनहाई संप्रदाय में कई लोगों ने इसे सीखा और लगभग इसी स्तर तक इसका अभ्यास किया था। अभ्यास करने वाले अधिकांश कुलीन शिष्य 4 वार करने में सफल रहे थे और कुछ प्रतिभाशाली व्यक्तियों ने 5 वार भी किए थे। लेकिन कुलीन शिष्यों में से बहुत कम ही ऐसे थे जो 4 से अधिक वार कर पाते थे। 4 वार से अधिक करने में सक्षम किसी प्रतिभाशाली व्यक्ति को देखना अत्यंत दुर्लभ था। लिन फैंग ने 8 में से केवल 4 ही वार किए थे, लेकिन वह अपनी मर्जी से वारों की संख्या तय कर सकता था। ली लिन से लड़ते समय वह अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल नहीं करना चाहता था। भले ही मैंने कहा था कि मैं तुम्हें मार डालूंगा, लेकिन आज कुलीन शिष्य परीक्षा है। भले ही हम जीवन मरण के अखाड़े में हैं, हमें सीधे तौर पर मारने की अनुमति नहीं है। इसलिए आज मैं तुम्हारी साधना शक्ति को पंगु बना दूंगा और तुम्हारी दोनों भुजाएं तोड़ दूंगा। जब ये युद्ध समाप्त होगा तब तुम अधमरे होगे। यू हाओ पहले से ही बहुत क्रूर था और अब उसे लिन फैंग से नफरत हो गई थी। बातचीत के दौरान यू हाओ ने अपनी पीठ पर रखी तलवार म्यान से बाहर निकाली। उसकी तलवार पहले से ही चमक रही थी और उसका प्रकाश तेज था। चमकता हुआ प्रकाश किसी नदी के पानी जैसा लग रहा था, जैसे उस पर सूर्य की रोशनी पड़ रही हो। यह सचमुच चकाचौंध कर देने वाला प्रकाश था। एक अलौकिक ऊर्जा हवा में फैलने लगी, लेकिन इतना काफी नहीं था। यू हाओ ने अपनी तलवार की शक्ति को मुक्त किया। उसके पीछे एक अत्यंत तीव्र तलवार की छाया प्रकट हुई। वह आकाश की ओर इस प्रकार इंगित कर रही थी मानो स्वयं आकाश को ही काट डालेगी। भले ही तलवार की शक्ति रखने वाले कमजोर न हो, लेकिन लिन फैंग भी खतरनाक है। भीड़ में मौजूद शिष्य जो अखाड़े के करीब थे, वे तलवार की ऊर्जा में निहित शक्ति और सामर्थ्य को महसूस कर सकते थे। उन्हें ऐसा लग रहा था जैसे यू हाओ की शक्ति उन पर दबाव डाल रही हो, जिससे उन्हें चक्कर आने लगे और बेचैनी होने लगी। हालांकि लिन फैंग, जो काफी करीब खड़ा था, ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। मुझे पता है कि तुम अपनी तलवारबाजी की कला पर भरोसा करना पसंद करते हो, इसलिए मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि तलवारबाज होने का असली मतलब क्या होता है। लिन फैंग ने घातक इरादे से भरी आवाज में कहा। फिर उसने अपनी पीठ पर रखी तलवार को म्यान से बाहर निकाला और एक शक्तिशाली ऊर्जा वातावरण में फैलकर यू हाओ की तलवार की ओर बढ़ने लगी। वातावरण का दबाव अचानक बहुत बढ़ गया। क्या वो तलवार भी चलाता है? क्या उसके पास तलवार की आत्मा है? लिन फैंग की तलवार में समाहित ऊर्जा को महसूस करते ही सब कांप उठे। यू हाओ भी अचंभित रह गया। सब हैरान थे क्योंकि लिन फैंग ने बिना तलवार की शक्ति का प्रयोग किए ही इतनी ऊर्जा उत्पन्न कर दी थी। लिन फैंग के होठों के कोने पर हल्की सी मुस्कान थी। अगर उसके पास तलवार की आत्मा नहीं है तो वह तलवार चलाने के कौशल का उपयोग क्यों करेगा? यू हाओ ने एक कदम आगे बढ़ाया। अचानक पूरे वातावरण में एक सीटी जैसी आवाज गूंज उठी। विनाशकारी तलवार की ऊर्जा लगातार बढ़ती जा रही थी। उसकी पीठ के पीछे मौजूद तलवार की आत्मा भी और अधिक चमकने लगी थी। यू हाओ की तलवार की ऊर्जा और भी मजबूत होती जा रही थी और वह वातावरण को चीरते हुए सीधे लिन फैंग की ओर बढ़ रही थी। क्या तलवार चलाने की कला का उपयोग करने के लिए तलवार की आत्मा का होना अनिवार्य है? क्या केवल तलवार की आत्मा से युक्त साधक ही तलवार चलाने की कला का उपयोग कर सकते हैं? लिन फैंग ने अत्यंत शांत भाव से पूछा। वह आगे बढ़ा और बोला, तुम्हारी तलवार की आत्मा होने के बावजूद भी तुम तलवार चलाने के बुनियादी सिद्धांतों को नहीं समझते। धमाका। अचानक एक अत्यंत शक्तिशाली ची ऊर्जा यू हाओ की ओर बढ़ी। यहां तक कि उसकी अपनी ची भी उस तीव्र ची से पीछे हट रही थी। लिन फैंग ने अपनी तलवार की नोक पर तलवार की शक्ति एकत्रित करना शुरू कर दिया था। उससे निकलने वाली शक्ति अविश्वसनीय थी। वह तलवार की ताकत का इस्तेमाल कर रहा है। भीड़ में मौजूद लोगों ने शायद ही कभी ऐसे साधकों को देखा हो जिन्हें शक्तियों का ज्ञान हो, और जब कभी देखा भी तो वे आमतौर पर कुलीन शिष्यों और मुख्य शिष्यों के बीच युद्ध होते थे। हर कोई उसकी तलवार में समाहित अपार शक्ति को महसूस करने लगा था और भीड़ और भी ज्यादा हैरान होती जा रही थी। तो यह है तलवारबाजी की ताकत। कितना शक्तिशाली। तलवार से असीम मात्रा में ची ऊर्जा उत्सर्जित हुई। इसी के चलते लिन फैंग यू हाओ को पूरी तरह से दबाने में सफल रहा। अरे वाह, वह तो बस एक साधारण शिष्य है जिसने अभी अभी लिंग ची स्तर को पार किया है और वह पहले से ही अपनी तलवार की शक्ति को पूर्णता से नियंत्रित करता है। क्या प्रतिभा है। कुछ लोग जानते थे कि शक्तियों को समझना और नियंत्रित करना बेहद मुश्किल है, खासकर लिन फैंग के स्तर पर। यहां तक कि लिंग ची स्तर के शिखर पर पहुंच चुके कुछ साधक भी लिन फैंग की तरह शक्तियों को नियंत्रित करने में सक्षम नहीं थे, लेकिन लिन फैंग ने शक्तियों पर पूर्ण महारत हासिल कर ली थी। बेशक कुछ साधारण शिष्यों को तो ये भी नहीं पता था कि बल क्या होता है और वे अन्य शिष्यों से पूछ रहे थे कि लिन फैंग के पास इतनी शक्तिशाली और दमनकारी तलवार कैसे है। यही वो है जिसने झांगू की कगार पर ढोल बजाए थे। वो इतना छोटा है और पहले से ही बेहद शक्तिशाली है। उसकी उम्र में इतना शक्तिशाली होना तो मैं सिर्फ एक सपना ही देख सकता हूँ। वो संप्रदाय में उच्च स्थान का हकदार है। वो सचमुच एक सच्चे प्रतिभाशाली की उपाधि का हकदार है। हमें उसका अच्छे से ख्याल रखना चाहिए और उसका सम्मान करना चाहिए। वो संप्रदाय का भविष्य बनेगा। नानगोंग लिंग को समझ आ गया था कि रक्षक बेई पहले क्या कह रहे थे और अब उसे ये भी समझ आ गया था कि लिन फैंग इतना महत्वपूर्ण क्यों था।
वह संप्रदाय का एक स्तंभ था। कोई न कोई उपाय ढूंढना ही था ताकि मोशी उसे दोबारा मारने की कोशिश न करे। वह युवक वाकई प्रतिभाशाली था। नानगोंग लिंग खुश थी, लेकिन मोशी बिल्कुल भी खुश नहीं था। उसके चेहरे पर एक दुष्ट भाव था। वह युवक बहुत ही असाधारण है, उसे तो जन्म के समय ही मार देना चाहिए था। मोशी ने मन ही मन दुष्टता से सोचा। लिन फैंग ने उसे इतना अपमानित किया था कि भले ही वह कितना भी प्रतिभाशाली क्यों न हो, उसे मार देना ही था और मोशी लिन फैंग के बड़े होने तक इंतजार नहीं कर सकता था, क्योंकि तब तक वह बहुत शक्तिशाली हो जाएगा। भीड़ के बीच में हान मान को सुकून महसूस हो रहा था। उसके होठों पर हल्की सी मुस्कान थी। वह सचमुच इतना ताकतवर हो गया है। उसने तो मुझे भी यह यकीन दिला दिया कि मैं उससे भी ज्यादा ताकतवर हो सकता हूँ। जब उसने देखा कि लिन फैंग उससे अधिक शक्तिशाली है तो वह अपने सौतेले भाई के लिए वास्तव में खुश हुआ। उसके बगल में खड़ी जिंग यून के चेहरे पर भी एक प्यारी सी मुस्कान थी। वह खिले हुए कमल की तरह लग रही थी। उसकी मुस्कान इतनी पवित्र और मासूम थी कि उसे देखकर कोई भी पुरुष मोहित हो सकता था। उनके बगल में खड़े पो जून की आंखों में एक चमक थी जब उन्होंने फाइटिंग स्टेज पर लिन फैंग को देखा। उन्होंने सोचा, इसमें कोई हैरानी नहीं कि वह मेरे खिलाफ इतनी तेजी से और इतनी भयानक ताकत के साथ प्रतिक्रिया करने में सक्षम था। वह वाकई इतना शक्तिशाली था। जीवन और मृत्यु के अखाड़े के अंदर यू हाओ का चेहरा भयानक रूप से पीला पड़ रहा था। उसका चेहरा इतना पीला और ठंडा हो गया था कि वह एक लाश जैसा दिख रहा था। तलवार चलाने की तुम्हारी प्रबल इच्छा के बावजूद भी तुम तलवार चलाने के बुनियादी सिद्धांतों को नहीं समझते। लिन फैंग ने उसकी प्रतिष्ठा और सम्मान को तार तार कर दिया था। उसके पास उसकी बात से सहमत होने के अलावा कोई चारा नहीं था, और वह अकेला नहीं था। भीड़ में मौजूद सभी लोग उससे सहमत थे। यू हाओ को तलवारबाजी के बुनियादी सिद्धांतों की भी समझ नहीं थी। लिन फैंग के सामने वह खिलौने की तलवार पकड़े बच्चे जैसा लग रहा था। किसने कहा था कि केवल वही लोग अद्भुत तलवारबाज बन सकते हैं जिनके पास तलवार की आत्मा हो। यू हाओ के शरीर से निकलने वाली तलवार की ऊर्जा का हर अंश जितनी तेजी से प्रकट हुआ था उतनी ही तेजी से गायब हो रहा था। हर बार जब वह इसे छोड़ने की कोशिश करता तो ये बिखरकर विघटित हो जाती। जिस तरह से वह शक्तियों को नियंत्रित कर रहा था, लिन फैंग बहुत कम ऊर्जा खर्च कर रहा था और तलवार की शक्ति अत्यंत शक्तिशाली होती जा रही थी। मैं हार मानता हूँ, तुम एक विशिष्ट शिष्य बन सकते हो। यू हाओ अपने स्वाभिमान से जूझ रहा था, लेकिन आखिरकार उसने वे शब्द कह ही दिए। उसे बस यही महसूस हो रहा था कि उसका सचमुच अपमान हुआ है और पूरी भीड़ उसके इतने शक्तिशाली होने के भ्रम में उसका मजाक उड़ा रही है। छोड़ देना। लिन फैंग ठंडी मुस्कान के साथ मुस्कुरा रहा था। क्या उसे इतनी आसानी से छोड़ा जा सकता है? जब यू हाओ को लगा कि उसकी जीत निश्चित है और वह लिन फैंग को आसानी से हरा देगा, तब उसने लिन फैंग की साधना शक्ति को पूरी तरह से नष्ट करने की इच्छा जताई थी। वह उसकी भुजाएं तोड़कर उसे अधमरा छोड़ना चाहता था। इससे अधिक क्रूर होना उसके लिए असंभव था। जिस क्षण यू हाओ को पता चला कि वह लिन फैंग से मुकाबला नहीं कर सकता, उसने सोचा कि एक ही वाक्य उनके बीच की नफरत को मिटाने के लिए काफी होगा। क्या सच में ऐसा ही होता है? खैर, लिन फैंग इससे सहमत नहीं थे। क्या मुझे स्वीकार करना होगा? लिन फैंग ने उसके कार्यों का मजाक उड़ाते हुए कहा। लिन फैंग आगे बढ़ता रहा और तलवार की शक्ति और भी बढ़ गई। ये यू हाओ के शरीर पर इतना दबाव डाल रही थी कि वह सांस भी नहीं ले पा रहा था। मैंने कहा, मैं हार मानता हूँ। अब मैं क्या करूँ? यू हाओ का चेहरा बदल गया। लिन फैंग लगातार उसके करीब आता जा रहा था। कितना भयानक! मैं क्या चाहता हूँ? ये बहुत सीधा है। मैं चाहता हूँ कि तुम अपने साथ वही करो जो तुमने मेरे साथ करने को कहा था। लिन फैंग ने अपने चेहरे पर बर्फीली मुस्कान लिए कहा। यू हाओ सिर से पैर तक कांप रहा था। लिन फैंग चाहता था कि वह अपनी साधना को अपन कर ले और अपनी भुजाएं तोड़ ले। यह एक तरह से मृत्युदंड था। वह चाहता था कि वह आत्महत्या कर ले। ये यूनहाई संप्रदाय की कुलीन शिष्य परीक्षा है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? यू हाओ चिल्लाया। तुम मुझे मारने की हिम्मत नहीं कर सकते, लेकिन देखते हैं कि क्या मैं तुम्हें मारने की हिम्मत कर पाता हूँ। लिन फैंग यू हाओ को जवाब देते हुए उसके करीब आ रहा था। उसकी तलवार थोड़ी कांपी। एक भयानक रूप से शक्तिशाली तलवार ऊर्जा पूरे वातावरण में फैल गई और हवा को चीरते हुए यू हाओ की ओर बढ़ी। एक घातक तलवार जिसका एकमात्र उद्देश्य दूसरों की जान लेना था। पलक झपकते ही यू हाओ का खून चारों ओर फैल गया। उसका शरीर मंच पर बेजान होकर गिर पड़ा। उसकी आंखें अभी भी खुली हुई थीं, मानो वह अपनी ही मृत्यु से सदमे में हो। ऐसा लग रहा था मानो उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि लिन फैंग ने उसे मारने की हिम्मत की थी। उफ, ऐसा लग रहा था जैसे माहौल तनावपूर्ण हो गया हो। पूरा दर्शक सदमे में अपनी सांसें रोक रहा था। स्टेडियम इतना शांत हो गया था कि वे लगभग एक दूसरे की धड़कन सुन सकते थे। लिन फैंग ने यूनहाई संप्रदाय के पूरे इतिहास में एक नया रिकॉर्ड बनाया। उसने एक ही समय में 2 कुलीन शिष्यों को चुनौती दी और उन्हें परास्त किया। फिर उसने पूरे संप्रदाय के सामने उनमें से एक की निर्दयता से हत्या कर दी। लिन फैंग ने यूनहाई संप्रदाय के सभी शिष्यों, सभी वरिष्ठों और यहाँ तक कि संप्रदाय के कुलपति नानगोंग लिंग की उपस्थिति में संप्रदाय के नियमों का उल्लंघन किया था। उसने कुलीन शिष्य परीक्षा के दौरान अपने प्रतिद्वंद्वी को मार डाला था। बेहद साहसी। पूरे इलाके में एक बेहद तेज चीख गूंज उठी। ऐसा लगा जैसे आवाज ऊपर से आ रही हो। पूरी भीड़ चौंक गई और उन्हें ऐसा लगा जैसे वे किसी सपने से जाग गए हों, क्योंकि वे अभी अभी हुई घटना को मुश्किल से समझ पा रहे थे। यूनहाई संप्रदाय के सभी सदस्यों की उपस्थिति में तुम न तो नियमों का सम्मान करते हो और न ही कुलपति का। तुम ऐसे अपराधों के दोषी हो जिनका प्रायश्चित मृत्यु भी नहीं कर सकती। एक जोरदार चीख सुनाई दी। ऐसा लग रहा था मानो वह व्यक्ति लिन फैंग को मौके पर ही मार डालना चाहता हो। भीड़ में मौजूद शिष्यों ने सिर उठाकर मोशी को देखा। कुछ लोगों को समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है, लेकिन मोशी को देखते ही सब कुछ स्पष्ट हो गया। मोशी और लिन फैंग दुश्मन थे और मोशी लिन फैंग की कमजोरी का फायदा उठाना चाहता था।
वह उस युवा शिष्य को महत्वपूर्ण बनने और खुद से अधिक शक्तिशाली होने नहीं दे सकता था। अगर ऐसा हुआ तो उसकी निश्चित रूप से हत्या कर दी जाएगी। इसलिए उसने सीधे उस पर कई अपराधों का आरोप लगाया और फिर कहा कि उसे अपने गंभीर अपराधों के लिए मरना होगा। लिन फेंग ने अपना सिर उठाया और मोशी को देखा। उसने बस एक पल के लिए उस पर नजर डाली और फिर उसे अनदेखा कर दिया। उसने कुलीन शिष्य परीक्षा में भाग लिया, सर्वोच्च युद्ध मंच पर कदम रखा और पूरे दर्शकों को चकित कर दिया। उसने एक ही समय में 2 कुलीन शिष्यों को चुनौती दी। उसने तलवार की शक्ति का प्रयोग करते हुए युहाओं को मौके पर ही मार डाला। उसने ये सब मोशी के लिए किया था। लिन फेंग ने जानबूझकर मोशी को उसे मारने के बहाने ढूंढने का मौका दिया था। उसे उम्मीद थी कि मोशी इन बहानों का इस्तेमाल करके उससे भिड़ेगा। लिन फेंग को यह स्पष्ट था कि अगर उसने खुद ऐसा नहीं किया तो मोशी उसके खिलाफ साजिश रचता रहेगा। लिन फेंग ने बड़ी सफाई से खुद को मोशी के हवाले कर दिया था। यह सब उसकी योजना का हिस्सा था। जब मोशी ने देखा कि लिन फेंग उसे अनदेखा कर रहा है तो वह इतना क्रोधित हुआ कि गुस्से से उसका पूरा शरीर कांपने लगा। हालांकि मन ही मन वह ठंडी मुस्कान लिए बैठा था। उसने चिल्लाकर कहा, सब लोग इस गद्दार को गिरफ्तार करो और अगर इसने विरोध करने की कोशिश की तो इसे मौके पर ही मार डालो। जब भीड़ ने मोशी की बातें सुनी तो वे निराश हो गए। वह सचमुच हद से ज्यादा बेशर्म था। उस बड़े का व्यवहार सचमुच धृष्ट और क्रूर था। यह स्पष्ट था कि वह संप्रदाय में अपने प्रभाव का दुरुपयोग व्यक्तिगत दुश्मनी निकालने के लिए कर रहा था। कमीने, हान मान ने गुस्से में कहा। सबने उसकी बात सुन ली थी। यू हाओ लिन फेंग की साधना शक्ति को पूरी तरह से नष्ट करना चाहता था, फिर उसकी बाहें तोड़कर उसे अधमरा छोड़ना चाहता था। क्या लिन फेंग ने जो कुछ भी किया था वह अनुचित था? जिंग यून का चेहरा भी गुस्से से लाल हो गया। वह लिन फेंग की सुरक्षा को लेकर बहुत डरी हुई थी। छी, वो एल्डर तो सच में बेशर्म है, कितनी शर्मनाक बात है। लियू फी ने गुस्से में कहा। मोशी ने ये चाल पहले भी एक बार चली थी, क्या वो फिर से कोशिश करेगा? कुछ परछाइयां हवा में तेजी से लड़ाई के मैदान की ओर बढ़ी, जो लिन फेंग को पकड़ने के लिए तैयार थी। रुको, रुको, एक आवाज आई जिसने लिन फेंग की ओर बढ़ रही परछाइयों को तुरंत रोक दिया। उन्हें रोकने वाली नानगोंग लिंग थी। सभी ने मुड़कर नानगोंग लिंग की ओर देखा। वे सभी उत्सुक थे कि नानगोंग लिंग इस स्थिति को कैसे संभालेगा। क्या वह लिन फेंग को दंडित करेगा? कुलपति जी, वो युवा शिष्य अभिमानी और घमंडी है। उसकी नजरों में आपका कोई स्थान नहीं है। आपको उसे दंडित करना होगा। ये दूसरों के लिए भी एक सबक होगा। मोशी नानगोंग लिंग के पास आकर थोड़ा झुक गया, मानो उसे मनाने के इरादे से सम्मान दिखा रहा हो। उसने नानगोंग लिंग के बगल में खड़े लोगों पर भी सरसरी नजर डाली। एल्डर मोशी सही कह रहे हैं। वह साधारण शिष्य बहुत आक्रामक है। वह संप्रदाय का कोई सम्मान नहीं करता। वह अपने सभी साथी शिष्यों को बेरहमी से मार डालेगा। हमें उसे मार डालना चाहिए। कुलपति, उसकी सजा मौत होनी चाहिए। हमें उसे मार डालना चाहिए। कुछ वरिष्ठ सदस्य मोशी का समर्थन कर रहे थे। मो कांगलैन ने नानगोंग लिंग से भी अधिक समय तक संप्रदाय की सेवा की थी। युन हाई संप्रदाय में ये सभी वरिष्ठ सदस्य मोशी को सम्मान दिलाना चाहते थे, इसलिए उन्होंने स्वाभाविक रूप से उनके बेटे मोशी का समर्थन करने का अवसर नहीं छोड़ा। नानगोंग लिंग ने अपना सिर उठाया। उसने मोशी और उन सभी बुजुर्गों को देखा जो इस बहस में शामिल हो रहे थे। फिर उसने उदासीनता से कहा, क्या आपकी बात खत्म हो गई? सभी बुजुर्ग स्तब्ध रह गए। उन्हें समझ नहीं आया कि नानगोंग लिंग के उन शब्दों का क्या अर्थ था। मोशी, क्या आप इस संप्रदाय के कुलपति हैं? या मैं, नानगोंग लिंग, इस संप्रदाय का वर्तमान कुलपति हूँ। उन्होंने कहा कि वे मोशी के अलावा किसी और की बात पर ध्यान नहीं दे रहे थे। मोशी अवाक रह गया। फिर उसने जल्दी से जवाब दिया, बेशक आप कुलपति हैं। मैं ऐसा करने की हिम्मत नहीं करूंगा। फिर उनकी बात बीच में ही काट दी गई। आप सभी के बारे में क्या मैं इस संप्रदाय का मुखिया हूं या मोशी मुखिया है? नानगोंग लिंग ने मोशी का समर्थन कर रहे बुजुर्गों से पूछा। बेशक आप ही, बड़ों ने जवाब दिया। उनकी रीढ़ की हड्डी में हल्की सी सिहरन दौड़ गई। नानगोंग लिंग एक संयमी व्यक्ति थे और कभी अपना आपा नहीं खोते थे। उन्होंने उनसे कभी इस तरह बात नहीं की थी, लेकिन इस क्षण ये स्पष्ट था कि वे क्रोधित थे। ओह, नानगोंग लिंग ने सिर हिलाते हुए कहा, तो मैं आपसे पूछना चाहूंगी, एलीट शिष्य परीक्षा का प्रभारी कौन है? कुलपति, मोशी और अन्य बुजुर्गों ने एक साथ उत्तर दिया। उनकी पीठ पसीने से भीगी हुई थी। उन्होंने मोशी का समर्थन करने के लिए वाकई गलत समय चुना था। तो आप सब जानते हैं। चूंकि आप सब जानते हैं तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं, मोशी, आप कहते हैं कि इस युवा शिष्य की नजर में संप्रदाय का कोई महत्व नहीं है, तो फिर आपका क्या? मेरी उपस्थिति में, संप्रदाय के हर सदस्य की उपस्थिति में आप जोर जोर से चिल्ला रहे हैं और कुलपति की तरह व्यवहार करने की कोशिश कर रहे हैं। और आप उन मामलों को भी अपने हाथ में लेना चाहते हैं जिनकी जिम्मेदारी मेरी है। कितना दंभपूर्ण रवैया है। एल्डर मोशी, आप मुझे बताएं, क्या आप मुझे या संप्रदाय को जरा भी महत्व देते हैं? नानगोंग लिंग की आवाज धीमी हो गई। ऐसा लगा जैसे भीड़ के ऊपर ठंडी हवा चल रही हो। मोशी और अन्य बुजुर्गों को लगा कि वे बहुत ही मुश्किल स्थिति में हैं। जो बुजुर्ग कुछ क्षण पहले मोशी का समर्थन कर रहे थे, उन्होंने कुछ नहीं कहा, जो इस समय उनके पास एकमात्र विकल्प था। मोशी को लगा कि उसके पिता मो कांगलैन है, इसलिए वह संप्रदाय की सारी शक्तियां अपने हाथ में ले सकता है। मोशी के व्यवहार और शब्दों ने अंततः नानगोंग लिंग को क्रोधित कर दिया। दरार, अखाड़े के शांत वातावरण में एक तेज आवाज गूंजी। नानगोंग लिंग जिस कुर्सी पर बैठी थी, वह दबाव के कारण चकनाचूर हो गई थी। बोलिए, मैं आप सभी वरिष्ठों से पूछना चाहता हूं, क्या आप अब भी मुझे, नानगोंग लिंग को, युन हाई संप्रदाय के कुलपति के रूप में देखते हैं और क्या मैं आपकी दृष्टि में कोई महत्व रखता हूं? नानगोंग लिंग खड़ा हुआ और बड़ों पर ठंडे स्वर में चिल्लाया। वह गुस्से से पूरी तरह पागल हो गया था। बड़ों के दिल बैठ गए और उनके शरीर में भय फैल गया।
आखिर संप्रदाय में उनकी क्या भूमिका थी? क्या वे कुलपति के बराबर थे? सब लोग गुस्से से भरे नानगोन लिंग को देख रहे थे। उसकी आंखें देखने में शांत लग रही थी, जिससे वह और भी डरावना लग रहा था। उसका स्वभाव तो बहुत अच्छा था और वह आमतौर पर कभी गुस्सा नहीं होता था। आखिर किस बात ने उसे ऐसा व्यवहार करने पर मजबूर किया? वह अचानक आपा खो बैठा, और ऊपर से ये सब मोशी की वजह से हुआ था। नानगोन लिंग को क्रोधित देखकर मोशी इतना हैरान और भयभीत कभी नहीं हुआ था। उसे सोच समझकर अपने अगले शब्द चुनने पड़े। उसने आदरपूर्वक झुककर कहा, कुलपति, मोशी अपनी गलती स्वीकार करता है। यूनहाई संप्रदाय में मोशी और मोकांग लैन का दबदबा था, लेकिन नानगोन लिंग संप्रदाय के मुखिया थे। मोशी की हरकतों से नानगोन लिंग बेहद क्रोधित हो गए थे। मोशी के पास अपनी गलती स्वीकार करने के अलावा कोई चारा नहीं था। शायद मैं बहुत आक्रामक और अहंकारी हूँ। शायद मैंने कुलपति का अनादर किया है। मोशी ने खुद को अपमानित करते हुए और विनम्रता का दिखावा करते हुए कहा। जब नानगोन लिंग ने देखा कि मोशी ने अपनी गलती मान ली है, तो वह शांत होने लगा। उसने ठंडे लहजे में मोशी को देखते हुए कहा, चूंकि तुमने अपनी गलती मान ली है, तो चलो इस बारे से भूल जाते हैं। अगर ऐसा दोबारा हुआ तो फिर कोई मौका नहीं मिलेगा। मंच पर मौजूद शिष्य के बारे में यू हाओ ने सबसे पहले उसे उकसाया और अपना इरादा जाहिर किया। उसने धमकी दी कि वह इस युवा शिष्य की साधना को पनडुब्बी बना देगा और फिर उसकी भुजाएं तोड़ने की योजना बनाए। उसने दया दिखाने का कोई इरादा नहीं दिखाया और केवल क्रूरता का आभास दिया। इसका परिणाम उसी पर भुगता गया। लेकिन कुलपति, मोशी फिर से बोलना चाहता था। उसे समझ नहीं आया था कि नानगोन लिंग इतना क्रोधित क्यों था। नानगोन लिंग ने गुस्से से उसकी ओर देखा। मोशी ने अपने पहले के विचारों को निगलते हुए खुद को मजबूर करके कहा, कुलपति, आप बुद्धिमान और प्रतिभाशाली हैं। नानगोन लिंग कराह उठा। उसे मोशी की बातों से कोई खास मतलब नहीं था। फिर उसने लिन फैंग की तरफ देखकर कहा, तुम्हारा नाम क्या है? लिन फैंग ने अपना सिर उठाया और नानगोन लिंग की ओर देखा। वह इस समय बेहद शांत दिख रहा था। लिन फैंग, बहुत बढ़िया। अब तुम यूनहाई संप्रदाय के एक विशिष्ट शिष्य बन गए हो, नानगोन लिंग ने घोषणा की। लिन फैंग की क्षमताओं और कार्यों से नानगोन लिंग सचमुच बहुत प्रभावित थे। उन्होंने स्वयं लिन फैंग का नाम पूछा और उन्हें विशिष्ट शिष्य का दर्जा दिया। बहुतों को यह सौभाग्य कभी नहीं मिलता। अन्य शिष्यों को विशिष्ट शिष्य परीक्षा के प्रभारी वरिष्ठ से परिणाम की पुष्टि करनी होगी। लिन फैंग के चेहरे पर बड़ी मुस्कान थी। उसकी मुस्कान में कृतज्ञता का भाव नहीं, बल्कि उपलब्धि का भाव झलक रहा था। केवल वही लोग सम्मान की मांग कर सकते हैं जो पर्याप्त रूप से मजबूत हों। नानगोन लिंग को यह बात नहीं भूली थी कि लिन फैंग ने एक बार इस संबंध में कुछ कहा था। उस समय लिन फैंग ने अपनी असाधारण शक्ति का प्रदर्शन किया था और सभी ने इसे देखा था। सवाल यह था कि लिन फैंग के कार्यों का जवाब नानगोन लिंग कैसे देगा। उसने लिन फैंग को वही जवाब दिया जो वह चाहता था। मोशी ने लिन फैंग को लिनकियान और चू झानपेन के हवाले करने की कोशिश की थी। उस समय वह इस घटना में शामिल नहीं हुआ था। उसने सोचा था कि एक साधारण शिष्य के लिए किसी बड़े से झगड़ा करना उचित नहीं है, इसलिए वह किनारे से ही देखता रहा। लेकिन इस बार मामला अलग था। मोशी एक बार फिर लिन फैंग को मारना चाहता था और नानगोन लिंग ने उसे रोक दिया था। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि लिन फैंग ने अपनी प्रतिभा का परिचय दिया था और शक्ति में अभूतपूर्व वृद्धि के साथ वापसी करके इसे साबित कर दिया था। नानगोन लिंग अब झांगू की खाई के बारे में जानता था, इसलिए वह हमेशा लिन फैंग को महत्व देता था। रक्षक बेई ने उसे इसके बारे में तब बताया था जब वह मोशी को मारना चाहता था। मोशी अपमानित हुआ था, लेकिन नानगोन लिंग ने एक तरह से उसकी मदद की थी। क्या मोशी वाकई इस प्रतिभाशाली युवा शिष्य को अपना दुश्मन बनाए रखना चाहता था? लेकिन क्या ये लिन फैंग के लिए काफी था? जाहिर है ऐसा नहीं था। लिन फैंग बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं था। क्या वह सचमुच उस व्यक्ति को, जिसने उसकी जान लेने की इतनी कोशिशें की थीं, सिर्फ एक थप्पड़ मारकर जाने देगा? जब खूंखार जानवरों ने संप्रदाय पर हमला किया तो मोशी ने बिना किसी झिझक के लिन फैंग को उनके हवाले कर दिया। लिन फैंग को विश्वास नहीं हो रहा था कि नानगोन लिंग को इन घटनाओं की जानकारी नहीं थी। नानगोन लिंग शायद इन घटनाओं को नजरअंदाज कर सकती थी, लेकिन क्या लिन फैंग के बारे में भी यही कहा जा सकता है? अभी कुछ देर पहले सबके सामने मोशी ने लिन फैंग को फिर से जान से मारने की कोशिश की थी और नानगोन लिंग ने इसे अपनी आंखों से देखा था। क्या नानगोन लिंग ने मोशी को दंडित किया था? सभी को यही लग रहा था, लेकिन लिन फैंग की नजर में उसने मोशी को केवल अपमानित किया था। क्या नानगोन लिंग इस छोटी सी कृपा के लिए लिन फैंग को कृतज्ञ महसूस कराना और उसे संप्रदाय की सेवा करने के लिए प्रेरित करना चाह रहा था? लिन फैंग कभी भी आज्ञाकारी व्यक्ति नहीं था। यह उसका दूसरा जीवन था और वह मोशी के हाथों कई बार मौत के मुंह से बाल बाल बचा था। क्या नानगोन लिंग के शब्द काफी थे? बिल्कुल भी नहीं। एक गुरु गुरु होता है और एक साधारण शिष्य ही होता है, लेकिन चूंकि लिन फैंग ने सबको साबित कर दिया था कि वह एक प्रतिभाशाली शिष्य है, इसलिए अब वह एक विशिष्ट शिष्य बन चुका था। इस समस्या का केवल एक ही समाधान है। यदि मोशी इस संप्रदाय में रहता है तो मैं अपना अलग मार्ग बनाऊंगा, लेकिन यदि वह अब संप्रदाय में नहीं है तो मैं यहीं रहूंगा। लिन फैंग सोच रहा था। वह जानता था कि नानगोन लिंग और यूनहाई संप्रदाय को किसी एक व्यक्ति को चुनना होगा। अगर वे उसे चुनते हैं तो वह अपना जीवन यूनहाई संप्रदाय को समर्पित कर देगा। अगर वे मोशी को चुनते हैं तो वह न केवल संप्रदाय छोड़ देगा, बल्कि एक दिन बदला लेने के लिए वापस लौटेगा। मोशी के प्रति उसके मन में जो घृणा थी, उसके कारण अब शांतिपूर्ण समाधान संभव नहीं था। अगर यूनहाई संप्रदाय मोशी के स्थान पर उसे नहीं चुन पाता तो उसके पास संप्रदाय छोड़ने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचेगा। लिन फैंग ने अपने मन की बात नहीं कही। उसे उम्मीद थी कि समय आने पर नानगोन लिंग उसे ही चुनेगी। ये तो उनके बीच की दुश्मनी की बस शुरुआत थी।
एलिट शिष्य परीक्षा के दौरान लिन फैंग ने मोशी से निपटने की योजना पहले ही बना ली थी। लिन फैंग लड़ाई के मंच से नीचे उतरे और दृढ़ निश्चय से भरे हुए दिखे। उनके हर कदम में दृढ़ संकल्प झलक रहा था। नानगोंग लिंग लिन फैंग की आंखों को निहार रही थी और उसे लगा कि वह बहुत रहस्यमय लग रहा है। यह आश्चर्य की बात नहीं थी कि इस युवा शिष्य के भी कुछ रहस्य होंगे, क्योंकि कई असाधारण प्रतिभाओं के रहस्य होते हैं। कितना शक्तिशाली और रहस्यमय! अगर मैं इतना ताकतवर होता तो मैं भी उसी तरह व्यवहार करता जैसे वह करता है। अगर 10 शिष्य भी मेरे साथ मिलकर उससे लड़ने को तैयार हो जाएं, तब भी हम जीत नहीं पाएंगे। लिन फैंग, मैं ये नाम याद रखूंगा। तुम्हें उसका नाम याद रखने की क्या जरूरत है? वो तुम्हें पहचान भी नहीं पाएगा। वो हमसे बिल्कुल अलग स्तर का है। हम तो बस साधारण शिष्य हैं। यहाँ तक कि सर्वोच्च रैंक वाला चेन भी उसके सामने कुछ नहीं है। कोई भी साधारण शिष्य उसके जितना शक्तिशाली नहीं है। लिन फैंग और चेन में जमीन आसमान का फर्क है। 2 शिष्य आपस में जोर जोर से बातें कर रहे थे, लेकिन उन्हें पता नहीं था कि पास ही में कोई बेहद गुस्से में दिख रहा था। वह व्यक्ति चेन था, जो सबसे उच्च कोटि का साधारण शिष्य था। वही था जिसने शिन चेन मंडप में लिन फैंग को उकसाया था और जिसे लिन फैंग ने अपमानित किया था। मैं सभी साधारण शिष्यों में सर्वश्रेष्ठ हूँ। शिन चेन मंडप में लिन फैंग से कही अपनी बातों के बारे में सोच रहा था। लिन फैंग से वे शब्द कहने पर उसे जो शर्म आ रही थी, उसे छुपाने की उसके पास कोई जगह नहीं थी। भले ही इन दोनों शिष्यों के शब्द कठोर थे, लेकिन सच्चाई यही थी। लिन फैंग के सामने चेन कुछ भी नहीं था। यू हाउ तलवारबाजी की प्रतिभा से परिपूर्ण एक विशिष्ट शिष्य था और उसे एक ही प्रहार में मार दिया गया था। शायद वह मुझे पूरी तरह से भूल गया है, चेन ने हताशा से सोचते हुए अपनी स्थिति को समझने की कोशिश की। उसे डर था कि लिन फैंग उसे ढूंढकर मार डालेगा। लिन फैंग चेन को कोई महत्व नहीं देता था और वास्तव में उसे भूल ही गया था। एक साधारण शिष्य जो बार बार खुद को सभी साधारण शिष्यों में सर्वश्रेष्ठ बताता था, उसकी मानसिक क्षमताएं शायद सीमित ही थीं। तुम मुझसे कहीं ज्यादा ताकतवर हो, ये तो वाकई अविश्वसनीय है। लिन फैंग को देखकर हान मान ने कहा। हान मान हमेशा इतनी उत्साहित क्यों रहती थी? लिन फैंग, तुम वाकई कमाल हो, जिंग यून ने प्रभावित होकर कहा। वह सोच रही थी कि लिन फैंग कैसे अभ्यास करते हैं और आशा करती थी कि उसे भी उनके साथ अभ्यास करने का मौका मिलेगा। उनके आसपास मौजूद शिष्य उन कुछ दोस्तों के समूह से ईर्ष्या कर रहे थे। हान मान और बाकी सभी साधारण शिष्य थे, लेकिन वे लिन फैंग के बहुत करीबी दोस्त थे। लिन फैंग की बढ़ती प्रतिष्ठा से शायद उन्हें भी पारस्परिक लाभ मिलने वाला था। हान मान और बाकी सभी को भी ऐसा दोस्त पाकर खुशी हो रही थी। वे सोच रहे थे कि काश वे उनसे पहले मिले होते। लिन फैंग ने कंधे उचकाते हुए मुस्कुराते हुए हान मान से पूछा, तुम लड़ाई के मंच पर कब आ रही हो? हे, अच्छा हुआ कि तुम्हारे प्रदर्शन की वजह से फाइटिंग स्टेज पर कोई नहीं है। लगता है अब मेरी बारी है, हान मान मुस्कुराते हुए बोला। फिर वह जीवन और मृत्यु के अखाड़े की ओर बढ़ गया। लिन फैंग ने अपनी शक्ति का प्रदर्शन करते हुए भारी हंगामा मचा दिया था, इसलिए हान मान को मंच पर जाने का दबाव कम महसूस हो रहा था। हर कोई ये देखने के लिए उत्सुक था कि मंच पर पहुंचने के बाद हान मान क्या करेगा। जिस बात ने भीड़ को और भी चौंका दिया, वही ये थी कि हान मान लिन फैंग की तरह चालाकी से काम लेना नहीं जानता था। उसने अचानक सबसे ऊंचे युद्ध मंच पर कदम रख दिया। लिन फैंग समेत सभी लोग दंग रह गए। कितना बहादुर आदमी है! मैंने इन बातों के बारे में पहले से नहीं सोचा था। क्या लिंग ची की पहली परत का कोई व्यक्ति आकर मुझसे लड़ना चाहता है? हान मान लड़ाई के मंच पर खड़ा होकर भीड़ से सवाल पूछ रहा था। उसके बोलने का तरीका इतना असभ्य था कि सब लोग अवाक रह गए। या तो वह पूरी तरह से अनभिज्ञ था या फिर वह वाकई में एक और प्रतिभाशाली व्यक्ति था। लिन फैंग ने एक ही समय में 2 कुलीन शिष्यों को चुनौती दी थी, लेकिन वह जानता था कि वह क्या कर रहा है और उसने अपने प्रतिद्वंद्वी खुद चुने थे। हान मान लिन फैंग से बिल्कुल विपरीत था। वह किसी भी कुलीन शिष्य का नाम नहीं जानता था और जो भी उससे लड़ना चाहता था, उसे चुनौती देता था। संप्रदाय के 1000 साल के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ था। लिन फैंग हक्का बक्का होकर हान मान को देखता रह गया। उसका मुंह खुला का खुला रह गया और वह हान मान की हरकतों से स्तब्ध रह गया। ही जिंग यून अपनी हंसी नहीं रोक पाए। वह बड़ा बेवकूफ तो बिल्कुल ही बेकार था। कुछ देर तक पूरा अखाड़ा एकदम शांत रहा, तभी एक कुलीन शिष्य युद्ध के मंच पर आया और बोला, ठीक है, मैं तुमसे लड़ूंगा। धन्यवाद, मेरा नाम हान मान है। मैं वांग हान हूँ। मुझे ऐसे लोग पसंद हैं जो चुनौती को तुरंत स्वीकार कर लेते हैं। चलो मुकाबला करते हैं, हान मान ने जोर से हंसते हुए कहा। उसके पैरों के नीचे की धरती से एक अत्यंत शक्तिशाली ऊर्जा निकली। पलक झपकते ही हान मान का शरीर रूपांतरित हो गया और ऐसा लग रहा था मानो वह पूरी तरह से ठोस मिट्टी से बना हो। इस समय जीवन मृत्यु के अखाड़े में वह धरती माता के साथ एक हो गया था और धरती माता उसके साथ एक हो गई थी। वह पूरी तरह से धरती में विलीन हो गया था और एक सहजीवी शक्ति बन गया था। बूम! हान मान ने एक कदम आगे बढ़ाया और पूरा अखाड़ा उसके पैरों तले कांपने लगा। ऐसा लग रहा था मानो कोई 1000 फुट का दानव चल रहा हो और उसके हर कदम से जमीन हिल रही थी। भीड़ में बैठे शिष्यों के दिल की धड़कन तेज हो गई, कुछ उत्साह से तो कुछ डर से। अचानक एक अविश्वसनीय बल वांग हान के शरीर पर टूट पड़ा और ऐसा लगा जैसे वह कुचल रहा हो। उसने बल प्रयोग में महारत हासिल कर ली है, नानगोंग लिंग ने सोचा, जिसकी आंखें खुशी से चमक रही थीं। उसके आश्चर्य और खुशी को शब्दों में बयान करना असंभव था। लिन फैंग का बल प्रयोग कर पाना कोई आश्चर्य की बात नहीं थी, लेकिन उस अनजान साधारण शिष्य का भी बल प्रयोग कर पाना, भले ही उसे अपनी आत्मा पर निर्भर रहना पड़ता था और वह लिन फैंग की तरह बल को पूरी तरह से नहीं समझता था, फिर भी वह असाधारण शक्ति से उनका उपयोग और नियंत्रण कर सकता था। उसे संप्रदाय में एक और प्रतिभाशाली शिष्य माना जा सकता है। हाँ, यह अविश्वसनीय है। ये शानदार है।
युन हाई संप्रदाय ने कई वर्षों से इतने शक्तिशाली युवा शिष्य नहीं देखे थे और अब 2 चौंका देने वाले प्रतिभाशाली शिष्य एक ही समय में सामने आए हैं। नानगोंग लिंग के हृदय में अपार आनंद का संचार हुआ। ये निस्संदेह उसकी सर्वश्रेष्ठ कुलीन शिष्य परीक्षा थी। उसकी पीढ़ी में यह संप्रदाय वास्तव में नई ऊंचाइयों को छुएगा।